डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आरपीएससी, यस, आप इसका इंतजार कर रहे होंगे और आपको पता है कि इन पेपर को एनालाइज करने में जो मेहनत लगती है, तो इसलिए इसको लाना इतना आसान नहीं होता है। 2021 का पेपर 1 हम लोगों ने एनालाइज किया था और ये पेपर 2 है। इसके चलिए अभी इसके बारे में भूमिका अभी नहीं देते हैं, आगे हम देंगे, लेकिन इतना केवल बता दें कि ये पेपर और पेपरों के मुकाबले थोड़ा मॉडरेट है। इनफैक्ट मैं कहूंगा इजी टू मॉडरेट के डायरेक्शन में है। केवल 20 to 25% क्वेश्चन जो है अरबिट है, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसलिए आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बेहद बेहद यूजफुल होगा ये पेपर। बहुत गौर से इसको देखिए और इसका फायदा उठाइए। चलिए शुरू करते हैं। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 पेपर इन पॉलिटिकल साइंस, इसको एनालाइज करेंगे। आ, मैं आह्वान अभी भी कर रहा हूं सभी से कि यदि आप यूजीसी नेट या आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर सेट या अभी जो पीएचडी की जो निकली है नोटिफिकेशन जेएनयू डीयू, उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो बेस्ट वे में जो तैयारी करने का है वो आप पॉल साइंस हेल्प की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, जो पूरे ऑनलाइन मीडियम के थ्रू, ऑफ कोर्स उसमें ऑफलाइन भी है, उसके थ्रू जो है एक यूनिक एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। एक बहुत ही मजेदार ग्रुप में जो अभी जस्ट शुरू हुआ है 1 अगस्त से, इनफैक्ट 5 अगस्त से उसके पेपर शुरू हुए हैं। और इसमें आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसलिए मैं आह्वान करता हूं, क्योंकि इसमें जितने पेपर अभी तक हुए हैं, से 3 पेपर हुए हैं, आज चौथा पेपर है, तो वो आपको बिल्कुल लाइव वहां गूगल फॉर्म पे आप प्ले कर सकते हैं और आप अपने को कंपेयर भी कर सकते हैं जो सैकड़ों स्टूडेंट ने टेस्ट दिया है, कि आप कहाँ अपने को पाते हैं। इसके अलावा आपको पीडीएफ वर्जन में उसकी एक्सप्लेनेशन भी मिलती है और लाइव सेशन में डाउट क्लियरेंस एंड काउंसलिंग भी मिलती है। ये सब यहाँ लिखा गया। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं एट नॉमिनल कॉस्ट, तो आप रजिस्टर करें, फिर आगे आपको बताया जाएगा इस मेल आईडी पे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग एम्फेसाइज दैट द डोमिनेंस ऑफ द रूलिंग क्लास इज अचीव्ड बाय आइडियोलॉजिकल मैनिपुलेशन rather than जस्ट ओपन coercion। coercion मतलब होता है थ्रेट, फोर्स। तो उससे नहीं होके, मतलब कि डरा धमका या मार पीट करके जो डोमिनेंस है, उसके बजाय आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस, जिसको आप कल्चरल हेजेमनी कह सकते हैं, ये थॉट किसकी है? वी ऑल नो कि ये बहुत ही फेमस थॉट है एंटोनियो ग्राम्स्की की, जो कि एक मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थिंकर थे। इटली में उन्होंने प्रिजन नोटबुक लिखा था, मुसोलिनी ने उनको जेल दिया था, तो उसमें उन्होंने ये हेजमनी का कॉन्सेप्ट दिया था। तो बहुत ये सब लड्डू क्वेश्चन है, बहुत रेयर है कि, वैसे इस पे ये पेपर मुझे जो थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा सा मॉडरेट साइड में है पेपर 1 के कंपैरिजन में। इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ बता दूं कि बहुत सारे इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन मेरे डियर स्टूडेंट अभिषेक पाठक ने दिया है। उन्होंने इसको पीपीटी में भी डाला है। थैंक यू अभिषेक फॉर दिस जॉब। यहाँ पे चलिए सेकंड, तो ये तो बहुत आसान है। यहाँ आप माइकल वॉल्जर को देख सकते हैं, जिन्होंने कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी का थ्योरी दिया है। जॉन रॉल को कौन नहीं जानता, और आना आरेंट, इनके बारे में तो बहुत क्वेश्चन अभी आगे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलोनाइजेशन ऑफ लाइफ वर्ल्ड? ये आपको बम्प कर सकता है, बट एक बार यदि आप जान जाएंगे तो आप भूलेंगे नहीं। यहाँ पे मैंने दिया है, अभिषेक ने भी कुछ दिया है, इन दोनों को मिला करके आप देख लीजिए, काफी आपको जानकारी मिल जाएगी। हैबरमास की जो है जूरगन, वैसे तो हुरुगन भी पढ़ते हैं जर्मनी में, तो हुरुगन जबर हैबरमा की जो है ये कॉन्सेप्ट है। लाइफ वर्ल्ड मतलब क्या है? जो जो हमारा डे टू डे जो हम जीते हैं, जो नॉर्मेटिव वैल्यू, कैसे जीना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, जो हमारे लाइफ का जो पार्ट, जो कि फैमिली, हमारे किनशिप एंड जो मैरिज एंड जो जनरल जो हमारे क्लोज नियर एंड डियर के साथ जो हम बिहेव करते हैं, वो कैसे कैपिटलिस्ट सोसाइटी में एक तरह से कॉमोडिफाई हो गई है, उसमें भी कैपिटलिस्ट रैशनल या इंस्ट्रूमेंटल रैशनलिटी घुस गई है, जिससे कि हम बोलते हैं ना कि ये बाजारिक रिश्ता हो गया है। तो उसी को ये कोलोनाइजेशन ऑफ लाइफ वर्ल्ड से हैबरमास कहते हैं। Habermas proposed, अब Habermas पे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। Habermas proposed explanation of legitimization crisis tendency। तो उन्होंने लेजिटिमाइजेशन क्राइसिस पे भी काफी कुछ लिखा है। ये क्या क्राइसिस है, यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है। बेसिकली जो हमारी लाइफ वर्ल्ड है और जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें तारतम्य हो पाता है कि नहीं। कई बार जो है, जो सोसाइटी के जो नॉर्मेटिव वैल्यूज हैं, कैसे जीते हैं, और जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, उसमें एक तरह का खाई पैदा होती है। उससे जो है लेजिटिमेट नहीं रह जाती हैं दोनों ही चीजें। सोसाइटी का जो नॉर्मेटिव बिहेवियर है वो, और जो इंस्टीट्यूशन, दोनों एक दूसरे को लेजिटिमाइज नहीं कर पाती हैं। तो इसमें खैर ये तो बहुत ही वेग तरह से दिया है, तो इसमें इन्होंने जो सही आंसर दिया है कि 1 है,
और 3 है। इस पे और ज्यादा पढ़ लीजिएगा, मैं ये कहूंगा 1 एंड 3 क्यों ये नहीं है। यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यू सिस्टम पर ओवरलोड को ये नहीं मानते हैं, लेकिन सिस्टमेटिक लिमिट्स, जो सिस्टम है, जो इंस्टीट्यूशनल सिस्टम बनती है उसकी एक लिमिट होती है। और यदि जो जो इंस्टीट्यूशंस के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम है उसका यदि कल्चरल ट्रेडिशन में इंटरवेंशन हो तो उससे भी लेजिटिमेशन क्राइसिस आती है। यहाँ पे फ्रेंच फैनन आते हैं, उनसे भी एक दो क्वेश्चन है। फ्रेंच फैनन बहुत ही फेमस एक पोस्ट कॉलोनियल थिंकर माने जाते हैं, जिन्होंने कि रेचेट ऑफ द अर्थ, ब्लैक स्किन, व्हाइट मास्क ये लिखा है। तो यहाँ तो ये सब लड्डू क्वेश्चन है। फ्रेंच फैनन, यहाँ पे एडवर्ड सेड दिखते हैं, स्पेलिंग यहाँ गलत है, सेड ऐसे होती है, SAID। तो इन्होंने ओरिएंटलिज्म 1978 में लिखा था, और हैबरमास भी दिखते हैं यहाँ। Who among the following thinkers believe that the decline of traditional values and hierarchies was one of the factors which explained the advent of Nazism and Stalinism? ये सब तो who said बहुत difficult होता है, लेकिन ये आप guess कर सकते हैं, क्योंकि नाजिज्म एंड स्टालिनिज्म पे जो बहुत ज्यादा थेसिस जिन्होंने लिखा है टोटलिटेरियनिज्म के नजरिए से, द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, वो हाना आरेंट है। इनके बारे में ये पढ़ लीजिएगा एडिशनल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाना आरेंट थॉट अबाउट ह्यूमन एक्टिविटीज। इनफैक्ट ये ना सीरीज ऑफ क्वेश्चन देते हैं एक ही थिंकर पे। सो दिस क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाना आरेंट थॉट अबाउट ह्यूमन एक्टिविटीज। ये उन्होंने ह्यूमन कंडीशन जो बुक लिखा है, जो उनकी मोस्ट फेमस बुक है, उसमें जो है क्या बातें हैं। तो इसमें दो इसमें थॉट दिए गए हैं। प्रैक्टिकल एक्टिविटी कम्स इन ए हिरार्की ऑफ 3 ब्रॉड फॉर्म्स, लेबर, वर्क, एक्शन। ये एकदम बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा है कि जो ह्यूमन जो एक्टिविटी है, जो हम करते हैं, जो हमारी एजेंसी है, वो 3 रूपों में प्रकट होती है। लेबर, जो हम लोग डेली डे टू डे जो करते हैं, जिंदा रहने के लिए जिसको कहते हैं, खाना पीना एंड ऑल सॉर्ट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल नीड एंड ऑल। एंड वर्क जो है वो वहाँ है जहाँ हम अपने को एक्सप्रेस करते हैं, दुनिया को बदलते हैं, कुछ सोशल प्रोडक्शन करते हैं। और एक्शन जो है वो एक्शन के थ्रू हम वर्क करते हैं, एक्शन हमारी एजेंसी को दर्शाता है। उसको टॉप लेवल पे उन्होंने जो है एक्शन को रखा है, जिससे दुनिया जो है बदलती है, जो हम पब्लिक रियल में करते हैं, जो कि को क्रिएशन पावर, जो को क्रिएशन की जो पावर होती है, मिल के जो करते हैं। और लेबर को सबसे नीचे रखते हैं, वर्क को बीच में रखते हैं। तो ये ठीक, एट द टॉप ऑफ द हायरार्की लेबर नहीं है, एक्शन है, तो इसलिए ओनली 1 इज करेक्ट। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको पढ़ लीजिएगा। Who among the following does not accept trade-off between efficiency and equality? तो ये है कि जब भी आप इक्वालिटी लाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं इफिशियंसी हार्म होती है। जैसे कैसे? जैसे आप सोशल जस्टिस लाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस करते हैं, तो आप जो लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं उस पर ज्यादा टैक्स लेके, वेल टैक्स लेके करते हैं, तो लोग बोलेंगे कि भाई हम क्यों कमाएं। तो इफिशियंसी हार्म होती है ऑलवेज। जैसे कि अब कोई बच्चा बहुत इफिशियंट है और कोई जो है बहुत कम इफिशियंट है, लेकिन आप उसको इक्वलिटी ऑफ आउटकम में दोनों को बराबर ग्रेड दे देते हैं कि बच्चा डिमोटिवेट ना हो, तो इफिशियंसी हार्म होती है इक्वलिटी से। तो ये क्वेश्चन उसके बाद थोड़ा वेग हो जाता है। देखिए, माइकल वॉल्जर जो है कम्प्लेक्स इक्वलिटी की बात करते हैं, विल कैमेलिका जो है मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप की बात करते हैं, आना आर्डेंट अभी आपने देखा ह्यूमन कंडीशन। लेकिन जॉन रॉल जो है वो इफिशियंसी इक्वलिटी को मैच करने की कोशिश करते हैं। मतलब वो ट्रेड ऑफ जो है बर्दाश्त नहीं करते हैं, दोनों एक साथ चल सकता है। सोसाइटी इफिशियंट भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, उनकी डिफरेंस प्रिंसिपल यही तो है। और इक्वल अपॉर्चुनिटी की जो प्रिंसिपल है वो भी वही है, इसको पढ़ लीजिएगा। Who among the following rejects the idea of society as a cooperative enterprise based on mutual benefit and reciprocity? वैसे यहाँ पे जॉन रॉल नहीं दिया, लेकिन रॉल भी यही थॉट रखते हैं कि सोसाइटी इज ए कोऑपरेटिव वेंचर फॉर म्यूचुअल एडवांटेज। तो इसमें गिव एंड टेक चलता है, क्यूड प्रो क्यू चलता है। सोसाइटी में आप किसी को राइट्स देते हैं, मतलब आप एक तरह का उसको, आपकी ऑब्लिगेशन होती है दूसरे को राइट देना, तो दूसरे ऑब्लाइज होता है आपको राइट देने के लिए। आप जस्टिस प्रिवेल कराने में हेल्प करते हैं तो दूसरे भी हेल्प करते हैं, तभी आप जो है वहां पे फ्री और जस्ट सोसाइटी में रह पाते हैं। म्यूचुअल कोऑपरेटिव वेंचर है। तो ऐसा जो है रॉबर्ट नॉजिक नहीं मानते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। वैसे बहुत वेग हो सकता है, लेकिन यदि आप देखेंगे तो इन सब में केवल रॉबर्ट नॉजिक ही इंडिविजुअलिस्टिक हैं, लिबर्टेरियन। बाकी ये सब थोड़े कम्युनिटेरियन है, मार्क्सिस्ट हैं, ये भी कम्युनिटेरियन है, कम्युनिटी को, ग्रुप को प्रश्रय देते हैं। हेगल तो बिल्कुल कम्युनिटेरियन है। तो जो कम्युनिटेरियन होते हैं वो सोसाइटी को इस टाइप से देखते हैं कि वो कोऑपरेटिव वेंचर। जो इंडिविजुअलिस्ट होंगे तो कहेंगे सोसाइटी क्या है, असेंबलेज ऑफ इंडिविजुअल है।
ये पढ़ लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर पार्ट ऑफ नॉजिक्स थ्योरी ऑफ इंटाइटलमेंट। उनकी जो जस्टिस है, जो उन्होंने अपने स्टेट, यूटोपिया एंड एनार्की उस बुक में दिया है, क्रम हो सकता है गलत भी हो जो मैं बोल रहा हूँ, तो उसमें उन्होंने इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया है। वो बेसिकली क्या है कि यदि आप यहाँ शुरू होती है कि यदि जस्ट इनिशियल एक्विजिशन है प्रॉपर्टी का, मतलब जो इनिशियली जब कोई प्रॉपर्टी अनओन थी, नेचर में थी, यदि उसको किसी इंडिविजुअल ने सही ढंग से एक्वायर किया है, जस्ट वे में, और जस्ट वे में ट्रांसफर किया है, और यदि गलत किया है उसका रेक्टिफिकेशन हो, ये तीन जो है ये पार्ट बनते हैं इंटाइटलमेंट थ्योरी का। तो समाज को या स्टेट को कोई हक नहीं है कि जो इस तरह से जस्ट एक्विजिशन, जस्ट ट्रांसफर से जो रिजल्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ इनकम का, उसको किसी तरीके से डिस्टर्ब करे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के नाम पे। ये गलत है, ये इमोरल है, ये कहना है लॉजिक का। उसमें फेयर इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी नहीं आती, ये रॉल्स की थ्योरी में आती है, इसलिए इसको काट दीजिए। तो ये तीन जो है वो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय माइकल वॉल्जर। तो अब यहाँ माइकल वॉल्जर की तीन बुक तो आपको जान जाएंगे। इन्होंने लिखा है जस्ट एंड अनजस्ट, वॉर्स, स्फेयर ऑफ जस्टिस जिसमें इन्होंने कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी का प्रिंसिपल दिया है, और इंटरप्रिटेशन इन सोशल क्रिटिसिज्म भी लिखा है। आफ्टर वर्च्यू जो है अनदर कम्युनिटेरियन थिंकर एलेस्टेड मैकलेंटियर ने लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बुक की इमेज भी दी गई है। सो सही आंसर है आफ्टर वर्च्यू। इसको याद कर लीजिए, कई एग्जाम में आफ्टर वर्च्यू पूछा जाता है और स्फेयर ऑफ जस्टिस भी पूछा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज क्लेम्ड दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज। एक्सप्लेनेटरी, ऑफ कोर्स थ्योरी एक्सप्लेन करती है। इंटरप्रेटिव, इंटरप्रेट करती है, कि मतलब समझाती है आपको। इंटरप्रेट का क्या मतलब है, जो सिचुएशन है, जो चीजें हैं, जो कॉन्सेप्ट है, उसको और वाइडर समझिए कि इंटरप्रिटेशन, उसके मायने क्या है। एंड नॉर्मेटिव, इसमें वैल्यू लोडेड भी होती है, प्रिस्क्रिप्टिव भी होती है, कंटेम्पलेटिव भी होती है, मतलब मनन करना, डीप थॉट देना। ये राजीव भार्गवा ने कहा है, और इसके बारे में कहाँ पे कहा है, किस बुक में, ये सब यहाँ दी गई, पढ़ लीजिए, थोड़ी एक्सप्लेनेशन है। अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा ऑर्बिट हो जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट एज डिस्क्राइब बाय डेविड ईस्टन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न हिस्टोरिकल पॉलिटिकल राइटिंग। तो ये चीज की इन्होंने मैक्लविन को जो है इंस्टीट्यूशनलिस्ट करार दिया है, इंटरैक्शनलिस्ट इन्होंने एलन को करार दिया है, मेटेरियलिस्ट ड्यूनिंग को, और ये गलत है वैल्यू राइटर। मैं कहूंगा इसको और आप पढ़ लीजिए, मैं इस पे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। इसका सही आंसर 4 है। Who among the following represent the textualist approach to political theory। देखिए ये क्वेश्चन आप उल्टे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप क्विंटन स्किनर को और डुन को जानते हैं, तो डन एंड क्विंटन स्किनर दोनों जो हैं कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ कॉन्टेक्चुअल अप्रोच, जो टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन होती है, क्लासिक टेक्स्ट को कैसे इंटरप्रेट किया जाए, उसके कई सारे अप्रोच हैं। उसमें से उसी टाइम के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जा करके एनालाइज करना, ये कैम्ब्रिज स्कूल की अप्रोच है, जिसमें स्किनर एंड डन आते हैं। तो ये दो तो होंगे नहीं, तो यही दो होंगे, क्योंकि दो इसमें जो है जनरली 2 या 3 करेक्ट हैं। तो ये दोनों टेक्सचुअल अप्रोच अपनाते हैं, मतलब वो टेक्स्ट, सीधा टेक्स्ट को देखते हैं, उसके क्या मायने हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट को नहीं देखते। Who among the following reaffirms the importance of classical political theory to remedy the crisis of modern time। मतलब ये है कि इसमें से किसने जो है क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी को रिसरेक्ट करने में हेल्प किया। इनफैक्ट सभी ने हेल्प किया है, वॉगलिन तो बहुत हेल्प किया है, ऑक्सफोर्ड ने भी, लेकिन इसका सही आंसर लियो स्ट्रॉस दिया है, उन्होंने बहुत हेल्प किया है, उनके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। डेविड ईस्टन्स मीनिंग सरफिट ऑफ फैक्ट्स, मतलब कि फैक्ट फैक्ट फैक्ट, बहुत ज्यादा हाइपर फैक्चुअलाइजेशन। और क्यों फैक्ट, इतने सारे डेटा क्यों जुटाए, किस लिए जुटाए, उस पर वो क्वेश्चन करते हैं। तो वो किस थिंकर इसमें से उसके हाइपर फैक्चुअलाइजेशन पे क्वेश्चन करते हैं, तो जेम्स ब्रायस हैं। जेम्स ब्रायस जो है इंस्टीट्यूशनल थ्योरी के एक तरह से बहुत बड़े प्रोपोनेंट है, लॉवेल और ऑस्ट्रागोर्स्की के साथ में। तो यहाँ पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन दी गए हैं ई ज्ञान कोश से, इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपको जरूर याद आता होगा कि डेविड ईस्टन ने पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन के लिए हाइपर फैक्चुअलाइजेशन के अलावा जो रिलेटिविज्म है, मोरल रिलेटिविज्म एंड हिस्टोरिसिज्म, उसको भी ब्लेम किया था। 16 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग क्रेडिटेड चार्ल्स मैरियम एज बीइंग द फर्स्ट अमंग द पॉलिटिकल साइंटिस्ट टू सी द इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी फॉर पॉलिटिक्स।
चार्ल्स मरियम को कई लोग जो हैं बिहेवियरल रिवॉल्यूशन के पिता भी कहते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। इन्होंने बुक लिखा था न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स शायद 1925 में। और यहाँ ग्राहम वॉलास दिखते हैं, इन्होंने भी साइकोलॉजी का यूज किया था, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स लिखा था। और ये कहने वाले हैरोल्ड लैसवेल हैं, जिन्होंने लिखा पॉलिटिक्स व्हाट हु एंड हाउ, एंड इसके अलावा वो पॉलिटिकल पब्लिक पॉलिसी के भी जो है एक तरह से पॉलिसी साइंस के भी वो फादर कहे जाते हैं। तो हैरोल्ड लैसवेल। लॉवेल यहाँ दिखते हैं जो कि ब्रायस के साथ इंस्टीट्यूशनलिस्ट थिंकर थे। 17 नंबर देखिए, द टू कैटेगरीज ऑफ पॉलिटिकल साइंटिस्ट एज इंपेरिकल थ्योरिस्ट एंड ट्रांस इंपेरिकल थ्योरिस्ट हैव बीन डिस्क्राइब बाय रॉबर्ट डहल। चूंकि ये एकदम एक जनरल स्टेटमेंट है, ये गलत होने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये ट्रू है। इसको ट्रांस इंपेरिकल को आप पोस्ट इंपेरिकल थ्योरिस्ट भी कह सकते हैं। अब ये सेकंड स्टेटमेंट देखिए कितना गलत है। अकॉर्डिंग टू द इंपेरिकल थ्योरीज द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स नीदर कैन एंड नॉर शुड बी प्योरली साइंटिफिक। उल्टा, इट शुड बी साइंटिफिक एज पर इंपेरिकल। इंपेरिसिज्म तो यही तो है, फैक्ट, ऑब्जर्वेशन, डेटा, क्वांटिफिकेशन, उसके बेसिस पे साइंटिफिक थ्योरी बनाना। तो इसलिए ओनली वन इज करेक्ट। यहाँ पे चूंकि रॉबर्ट डहल आया है तो मैंने उनके ये बुक और उनकी टाइमलाइन दे दी है, जरूर उसको याद कर लीजिए। बहुत एग्जाम में इसको अरेंज करने भी आता है, इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने जो है प्लूरलिज्म और कैसे पब्लिक पॉलिसी बनती है, ग्रुप कैसे डायनेमिक्स होता है, पावर का क्या डेफिनेशन, ये सब हु गवर्नेंस में दिया है। पॉलीआर्ची इनकी बहुत ही सेमिनल क्रिएशन है, मतलब एक तरह का वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जिसमें इंडिविजुअल डायरेक्टली भी स्टेट से जुड़ता है और अपने ग्रुप या एसोसिएशन के थ्रू भी। डेमोक्रेसी पे भी इन्होंने काफी कुछ लिखा है। द इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन ऑफ बिहेवियरलिज्म कंसिस्ट ऑफ। तो यहाँ पे जो डेविड स्टर्न के जो 8 जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उसको जरूर 2 बार 4 बार पढ़ लीजिए, उसी में से ये सब है। और यहाँ डिसइंटीग्रेशन नहीं, इंटीग्रेशन होना चाहिए, इसलिए इसको काट दीजिए तो 3 1 2 3 सही है। यहाँ पे पोस्ट बिहेवियरलिज्म आता है, यहाँ भी ईस्टर्न के जो 7 क्रेडो टीनेट कह लीजिए फीचर्स, अगेन इसको भी एक बार रट लीजिए। सस्टेनेंस, चेंज, ब्रूट रियलिटी, फैक्ट वैल्यू सिंथेसिस, बहुत काम देगा। तो इसमें से देखेंगे तो ये इनका स्लोगन है, इट इज बेटर टू बी वेग देन नॉन रिलेवेंटली प्रिसाइज। मतलब कि आप यदि प्रिसाइज हो, बहुत साइंटिफिक हो, बहुत डेटा के बेसिस पे हो, लेकिन जो आप कंक्लूजन निकाल रहे हो उसका कोई रेलिवेंस ही नहीं है, उसका कोई मायने ही नहीं है, ये हाइपर फैक्चुअलाइजेशन हो गई। तो इट इज बेटर कि तुम वेग रहो लेकिन रिलेवेंट तो रहो। तो ये है, ये स्लोगन नहीं है। इट इज बेटर टू बी रॉन्ग देन वेग, तो ओनली वन इज करेक्ट। पोस्ट बिहेवियरलिज्म, बिहेवियरलिज्म से आगे निकल जाना। Which of the following are related to the nature of post behavioral revolution? अगेन पिछले स्लाइड में जो मैंने 7 क्रेडो दिया है उसको देखेंगे तो सब्सटेंस आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक्टिंग, पॉलिटिसाइजेशन, ये सब सही है। मतलब यहाँ पे पॉलिटिकल थिंकर एक पॉलिटिशियन की तरह बिहेव करते हैं, वो चेंज एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं अपने थॉट और एक्शन का। The behavioral persuasion in politics is concerned with what man does politically and the meaning he attaches to his behavior. Who said? ये तो इतना डिफिकल्ट होता है who said इस टाइप की बात, लेकिन ये जो कहा है ये, और वो भी आप ये थिंकर को भी ज्यादा जानते नहीं होंगे, हेंज यूलाव कैसे पढ़ते हैं आप, इसको और अच्छा प्रोनाउंस कर लीजिए। इनके बारे में मैंने लिखा है, इसको और थोड़ा पढ़ लीजिएगा। इन्होंने ये कहा है, एकदम बिल्कुल ऑर्बिट क्वेश्चन ये सब है, लेकिन एक बार देख जाए तो शायद, क्योंकि इन्होंने काफी काम ह्यूमन बिहेवियर पे, वोटिंग जो होती है, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे एक्ट करती हैं, उन सब पे लिखा है। 22 नंबर देखिए, इट इज नो हेल्प टू अस टू सेट आवर फैक्चुअल नॉलेज ऑफ टू वन साइड नीटली सील्ड अप। अब देखिए ये जो लंबा चौड़ा है उसका मीनिंग यही है कि एक तरफ आप फैक्ट को रख दे, दूसरी तरफ वैल्यू, दोनों को एकदम बिल्कुल सील कर दे, मतलब फैक्ट वैल्यू सेपरेशन। इसको कौन काटते हैं? रॉबर्ट डहल काटते हैं, कहते हैं नहीं, फैक्ट वैल्यू एक तरह से सिंथेसिस होनी चाहिए, वैल्यू को आप नहीं पॉलिटिकल साइंस में अलग कर सकते हैं फैक्ट से। ये खुद ही कह रहा है कि ये बुक डेविड ईस्टन ने लिखा है, फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस। तो आपको पता है कि ये पॉलिटिकल सिस्टम के जनक हैं। तो इसमें उन्होंने जो है डिस्क्राइब पॉलिटिकल लाइफ है। ये कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है, आप सोच सकते हैं कि सिस्टम ऑफ प्रोसेस से अच्छा सिस्टम ऑफ बिहेवियर है। पॉलिटिकल लाइफ जो है बिहेवियर, पॉलिटिकल बिहेवियर पे डिपेंड करता है। तो इसको आप यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं किस तरह से जो है ये जो ब्लैक बॉक्स अप्रोच है, कैसे इनपुट है, इनपुट में डिमांड एंड सपोर्ट होती है, आउटपुट में जो है रूल,
पब्लिक पॉलिसी लॉज होते हैं और ये कन्वर्ट होती है, और इंटरनल फीडबैक भी होती है, एक्सटर्नल फीडबैक भी होती है। कैसे मतलब कि पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है। डेविड ईस्टन refers to the internal political system of groups and organization। तो एक तरह का सिविल सोसाइटी है, जो ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मार्केट नहीं है, जो गवर्नमेंट नहीं है, जो स्टेट नहीं है, उसको वो पारा पॉलिटिकल सिस्टम कहते हैं। इसके बारे में और पढ़ लीजिएगा, मतलब कि नॉन गवर्नमेंटल जो ग्रुप्स एंड एसोसिएशन है, रट लीजिए इसको। द रीजन फॉर द ओवरलोड ऑफ डिमांड्स इन ए पॉलिटिकल सिस्टम। अभी आपने देखा कि जो इनपुट होती है डेविड ईस्टन के अनुसार पॉलिटिकल सिस्टम में, वो सपोर्ट होती है इन फॉर्म ऑफ वोट, कंसेंट, लेजिटिमेसी, एंड डिमांड होती है फॉर गुड पब्लिक पॉलिसी, जिससे जीवन अच्छा रहे, एंड लॉ। तो कई बार पॉलिटिकल सिस्टम ओवरलोडेड हो जाता है यदि डिमांड जो है बहुत एक्सेसिव हो जाए, जो इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटी से बाहर निकल जाए, या डिमांड थोड़े हो लेकिन इतने मतलब एग्जैक्टिंग हो, इतना डिमांडिंग हो, इतना चैलेंजिंग हो कि उसको पॉलिटिकल सिस्टम नहीं कर पाता, तो इससे ओवरलोड हो गया। मतलब ये कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है। Which of the following refer to the conversion function of a political process analysis of element and power? तो कन्वर्सन प्रोसेस क्या है? जो पॉलिटिकल सिस्टम में आप इनपुट जाती है, कन्वर्ट होती है एक फैक्ट्री की तरह, और आउटपुट निकलती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इनपुट होती है वो किस फॉर्म में होती है, डिमांड एंड कॉन्सेंट के फॉर्म में होती है, और आउटपुट जो है लॉ, पब्लिक पॉलिसी, रूल, रेगुलेशन के फॉर्म में होती है। तो इसमें से जो कन्वर्सन प्रोसेस से जुड़ा हुआ सब है, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, एग्रीगेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, रूल मेकिंग, पॉलिसी जनरल। और इस पे पढ़ लीजिए, मैंने यहाँ थोड़ा सा दिया है वो अभी, कहाँ किस बुक में इन्होंने कहा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टाइल ऑफ इंटरेस्ट एग्रीगेशन। अब यहाँ आके बिल्कुल ऑर्बिट हो जाता है। इसका आंसर है ये, इसका मतलब ये सही है, ये सही है। इस तरीके से पॉलिटिकल एग्रीगेशन, सॉरी इंटरेस्ट एग्रीगेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन क्या होती है यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, डिफरेंट जो डाइवर्स इंटरेस्ट हैं उसको वो एग्रीगेट करती है। मतलब उसको एक तरीके से समूह में बांटती है, जैसे कि नहीं कैटेगराइजेशन, बकेटिंग करती है, जिससे कि वो वो एक मीनिंगफुल एक होल बन सके। नहीं तो 140 करोड़ जनता के इंटरेस्ट को कैसे आप समझेंगे और पॉलिसी बनाएंगे, तो उसको इंटरेस्ट एग्रीगेशन कहते हैं। Which of the following political systems are correct according to the degree of structural differentiation and cultural secularization as described by Almond and Powell? देखिए, कल्चरल सेकुलराइजेशन वो उसी बात को कहते हैं जिसको कि आप जिसको लूसियन पाई इक्वलिटी कहते हैं, या रूल ऑफ लॉ कह लीजिए, इक्वल बेस्ड सोसाइटी। उसको आलमंड जो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट के टर्म में कल्चरल सेकुलराइजेशन कहते हैं, कि ऊंच नीच, जात पात, एस्क्रिप्टिव, बर्थ बेस्ड स्टेटस ना होके सब बराबर हैं, लीगल, इक्वल। और स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, सब डिफरेंशिएटेड है अपने फंक्शन के बेसिस पे। अब यहाँ आके ये क्वेश्चन जो बहुत ऑर्बिट हो जाता है, और इसका आंसर जो है ये तीनों सही है। तो बस आगे और इस पे पढ़ लीजिए कि यही चीज फ्रेडरिक्स ने भी किया था, कि जो जो प्रिमिटिव सोसाइटी है उसमें डिफरेंशिएशन नहीं है, जो इंटरमीडिएट सोसाइटी प्रिज्मेटिक में जो है डिफरेंशिएशन हो रहा है लेकिन अभी नहीं हुआ है, मॉडर्न सिस्टम बिल्कुल डिफरेंशिएटेड है, उसी टाइप की बात ये कहते हैं। और इस पे पढ़ लीजिए। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन, पब्लिक गुड्स एंड थ्योरी ऑफ ग्रुप्स? वैसे ये बुक आपको बहुत ज्यादा नोन नहीं होगा, लेकिन आप जरूर जान लीजिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक ऑफ मैंकर ओल्सन, जो कि एक सोशियोलॉजिस्ट हैं। तो लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन इतना डिफिकल्ट है, इस पे बहुत लोगों ने बात किया है। गैरेथ हार्डिन का आपको याद होगा, द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। एंड अभी जितने भी प्रॉब्लम आपको वर्ल्ड में हो रहे हैं, चाहे वो पेंडेमिक हो, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, वो कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम ही है वो। हु अमंग द फॉलोइंग कंसीव्ड ऑफ द ग्रुप एज ए मास होगा ऑफ एक्टिविटी एंड नॉट ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। मतलब ग्रुप का अपना डायनेमिक्स होता है। तो ये कहने वाले जो हैं ये आर्थर बेंटले हैं। बेंटले के बारे में यहाँ पे कुछ दिया गया है, ये भी देख लीजिए। Who among the following thinkers links the elite rule with two psychological types, foxes and lion? मतलब देखिए, ये सारे जो हैं थिंकर्स ऑफ इलीट थ्योरी हैं। इलीट थ्योरी मतलब क्या है? जहाँ पे एक बहुत स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ इलीट, जो इंटेलेक्चुअल, वेल नेटवर्क, ओलिगैर्च जो हैं, वो किसी भी सिस्टम में रूल करने लगते हैं, ये इलीट थ्योरी है। और बाकी मासेस जो हैं
जस्ट मूक दर्शक होते हैं, मासेस वोट देते हैं, वो सोचते हैं कि हम जो है डेमोक्रेसी में हैं, लेकिन एक्चुअल में सब इलीट कुछ लोग रूल करते हैं। इस टाइप की थॉट रखने वाले जो हैं वो पेरेटो भी हैं इटली के, मॉस्का हैं, ये भी इटली के हैं, रॉबर्ट माइकल भी एक तरह से जर्मन इटालियन है, सी राइट मिल अमेरिका के हैं। इन सब की जो थ्योरी है मैंने यहाँ दिया है, इसको 10 बार रट लीजिए, ये इतनी जगह पूछा जाता है। इसमें से फॉक्सेस एंड लायन का जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे पेरेटो ने दिया, मतलब वो कहते हैं कि दो टाइप के इलीट होते हैं, एक लोमड़ी जैसे होते हैं, वो मासेस को लुभाते हैं, उनको जो है डराते नहीं है, और दूसरा लायन टाइप के होते हैं जो कि बिल्कुल मासेस को एक तरह से चढ़ बैठते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं पूरे सिस्टम पे, वो एग्रेसिव होते हैं, और ये जो हैं मतलब छुपे हुए होते हैं, अल्टीरियर मोटिव, और मीठा मीठा बोल के ठगते हैं, लाइक दैट। तो इन दोनों एक ही तरीके से एक्सप्लॉइटेटिव होते हैं। पेरेटो पेरेटो ने इसके अलावा सर्कुलेशन ऑफ इलीट, हिस्ट्री इज ग्रेवयार्ड ऑफ इलीट्स, डेरिवेटिव एंड रेसिड्यू, मेनी अदर कॉन्सेप्ट दिया है, आप सभी सबको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा और फ्लेश आउट कर लीजिए। Who among the following drew attention to the disproportionate influence of military industrial complex in his study of power elite? देखिए, सी राइट मिल ने पावर इलीट का कॉन्सेप्ट दिया अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में। उनका कहना है कि एक ट्राइक्वा बनता है, एक एक मतलब ये तीनों मिल के इलीट होते हैं। एक तो पॉलिटिकल इलीट्स हैं इसमें, या पॉलिटिकल क्लास है जो रूलिंग क्लास है, एक मिलिट्री के जो इस्टेब्लिशमेंट हैं, या जो जो बड़े बड़े ऑफिसर मिलिट्री के जनरल हैं, और तीसरा जो बिजनेस कॉरपोरेट है। इन तीनों का घाल मिल जो है वो इलिटिज्म को दर्शाता है, और यही लोग पावर इलीट्स हैं। उसमें जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है, वो इन दोनों का घाल मिल है, मतलब कॉरपोरेट एंड मिलिट्री का। उससे बड़े बड़े जो समझिए मिसाइल बनाने की फैक्ट्री, बॉम्ब बनाने की फैक्ट्री, इस टाइप की बंदूक बनाने की फैक्ट्री, टैंक बनाने की फैक्ट्री, ये इतने बन गए हैं। और कई लोग तो कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय में जो इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स अमेरिका में बना, वो इतना प्रोड्यूस करता है आर्सेनल, कन्वेंशनल और मॉडर्न, कि उसको बेचने के लिए अमेरिका अपनी पूरी पॉलिटिक्स करता है। चाहे ताइवान को बेचे, चाहे वो पाकिस्तान को बेचे, चाहे इंडिया को बेचे, मतलब वो वर्ल्ड में जितना टेंशन होगा उतना उसको फायदा है, क्योंकि उसके इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को सप्लाई ऑर्डर मिलेगा। ये कहने वाले जो हैं सी राइट मिल। द रैशनल चॉइस थ्योरी इज मेनली एसोसिएटेड विद, रैशनल चॉइस थ्योरी क्या है, जो इकोनॉमिक्स से ली गई, कि हर इंडिविजुअल एक्टर जो पॉलिटिकल एरिना में है वो रैशनल एक्टर है, वो अपना कॉस्ट बेनिफिट देख करके वो डिसीजन ऐसा लेता है कि उसका यूटिलिटी या इंटरेस्ट मैक्सिमाइज हो पाए। तो ये जो है ये वर्जीनिया स्कूल जो थिंकिंग की है उससे रिलेटेड, इसके बारे में पढ़ लीजिए। इसके अलावा जो शिकागो स्कूल है वो नियो लिबरलिज्म की है, जिसमें आप मिल्टन फ्रेडमैन को पा सकते हैं, लाइक दैट। वियना सर्कल जो है लॉजिकल पॉजिटिविज्म या लॉजिकल इम्पिरिज्म पर फोकस था, जिसमें आप इन सब को पा सकते हैं। थिंकर को तो थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए इन सब स्कूल के बारे में। फ्रैंकफर्ट स्कूल तो आप जानते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की जर्मनी में बेस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स आर रिलेटेड टू द रैशनल चॉइस थ्योरी, इसी का एक्सटेंशन है। तो इसमें ये केवल छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए ये जो ये देखिए डिस्कर्सिव इंस्टीट्यूशन, डिस्कर्सिव ऑलवेज जो है वो पोस्ट मॉडर्निज्म टाइप की आ जाती है, तो वो रैशनल चॉइस से नहीं होगा। लेकिन एंथनी डॉन्स की बहुत फेमस थ्योरी है। राइकर जो कि डूवर्जर राइकर इस मॉडल में भी आते हैं, वो यहाँ दिखते हैं। थॉमस सिलिंग भी काफी काम इन्होंने किया है रैशनल चॉइस पे, तो इन तीनों इसमें आते हैं। सॉरी, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। Who among the following argues that it is not nations that create nationalism but rather nationalism create nations? ये कहने वाले बहुत ही फेमस ये सेंटेंस है, ये अर्बिट नहीं है, ये अर्नेस्ट गेलनर हैं जिन्होंने कि नेशन एंड नेशनलिज्म ये बात कही थी। इनकी जो थ्योरी है नेशनलिज्म की, जो उसी टाइम में लगभग आई थी जहां बेनेडिक्ट एंडरसन की आई थी 1983 में। इनका कहना है कि जो मॉडर्नाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो जिम्मेदार है नेशनलिज्म को क्रिएट करने का। पहले नेशनलिज्म की एक भावना क्रिएट होती है इस मॉडर्नाइजेशन के चलते, अर्बनाइजेशन के चलते, इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते, और फिर उस भावना से एक फिजिकल जो है टेरिटरी को नेशन डिक्लेयर किया जाता है। Who among the following believes that the idea of Indian nationalism is an entirely modern, rationalist and historical idea? इसका आंसर है पार्था चटर्जी। कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे है और इसको पढ़ लीजिए। इन्होंने काफी काम किया है इस बुक में नेशन के बारे में, द नेशन एंड इट्स फ्रैगमेंट। यहाँ पे इन्होंने एक लाइन ये भी कह दिया था कि इंडियन नेशनलिज्म इज ए डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट, जिसपे काफी विवाद भी हुआ था। ये स्टेटमेंट देखिए, वन ऑफ द मेजर इशू ऑफ फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म वाज दैट द डिमांड ऑफ द सेम लीगल एंड पॉलिटिकल राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन। ये बिल्कुल ट्रू है।
मतलब लेकिन ये ओवर आर्किंग चेंज के लिए इन्होंने कोई फाइट नहीं किया था, वो उसी सिस्टम जो पैट्रियार्कल है, जो मैन मेड है या मैन की जो रूल्ड है, उसमें इक्वलिटी के बाद फर्स्ट वे फेमिनिज्म करते हैं। ब्रेटी फ्राइडन जो है वो सेकेंड वेव फेमिनिस्ट के आते हैं। इनका बुक आपको याद है? मैं तो अभी भूल रहा हूँ, आप देख लीजिए। तो ये जो है सेकेंड वेव फेमिनिस्ट में आती है, ये गलत है, तो ओनली वन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फेमिनिस्ट थिंकर, जो बहुत फेमस है, हैज गिवन व्यू दैट द पर्सनल विच इज पॉलिटिकल इज ऑल्सो इंटरनेशनल। तो पर्सनल इज इंटरनेशनल का नारा सिंथिया इनलो ने दिया था। इन्होंने बुक लिखा था बनाना बीचेस बेसेस। इन्होंने ये भी क्वेश्चन पूछा था, वेयर आर द फीमेल्स इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये काफी फेमस है इन लो, इनके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ है, लेकिन और बाकी पढ़ लीजिए। द आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट एंड यूनिवर्सल ट्रूथ मस्ट बी डिस्कार्डेड एज एन एरोगेंट प्रीटेंस। ये एकदम लड्डू क्वेश्चन है, ये सुनते ही आपको लगेगा ये पोस्ट मॉडर्निज्म है। ये ऑब्जेक्टिव ट्रूथ को नकारते हैं। कोई ट्रूथ ऑब्जेक्टिव नहीं है, यही सच है, यही झूठ है, इस टाइप कुछ नहीं। आपका ट्रूथ है, मेरा ट्रूथ मेरा ट्रूथ है। ट्रूथ इज मल्टी डायमेंशनल, ट्रूथ इज पर्सपेक्टिव, ट्रूथ नजरिया है, कोई ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है दुनिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज ए फॉर्म ऑफ पोस्ट मॉडर्न एनालिसिस, उसी का एक्सटेंशन है। तो इसमें से देखिए थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, तो प्लेटो की रैशनल थ्योरी अलग हो गई, पोस्ट मॉडर्निज्म नहीं है। क्रिटिकल थ्योरी भी लगभग पोस्ट मॉडर्निज्म है, लेकिन जो जो एक्सटेंशन यहाँ पे इसमें 1 और 4 में आप कंफ्यूज कर सकते हैं। क्यूअर थ्योरी यहाँ पे आंसर है, इसके बारे में पढ़ लीजिए। ये चैलेंज करता है जो आइडेंटिटी जो सेक्स के बेसिस पे बनती है, मैन वुमेन, तो उसमें बीच के सेक्स कहाँ है? क्या मैन वुमेन ही है, बाइनरी है? इसको ये काटते हैं। इसी तरह से कोई भी आइडेंटिटी जो इस तरह के बाइनरी से बनती है, उसको ये काटते हैं क्यूअर थ्योरी। बहुत ही लैटरल, रैडिकल और बहुत ही आप कह सकते हैं कि ओरिजिनल थॉट, आइडेंटिटी, इंटरेस्ट एंड पॉलिटिकल अरेंजमेंट पे क्यूअर थ्योरी देने की कोशिश करता है। हु अमंग द फॉलोइंग वेयर पायनियर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच? तो इसको तो बिल्कुल आप रट सकते हैं। जेम्स ब्राइस हैं, लॉवेल हैं, और ऑस्ट्रेगेस्की हैं, और एवी डाइसी को भी कह सकते हैं, फ्रेडरिक। लेकिन मैक्रिडिस हैं या नहीं है, ये तो क्रिटिक जैसे हैं। तो ठीक है, चलिए 1 2 4 इन्होंने कहा है, तो इसको मान लीजिए। आप मैक्रिडिस के बारे में और पढ़ लीजिए, इन्होंने काफी काम किया है वैसे इन्होंने। इंस्टीट्यूशनलिज्म पे, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म पे ये दो स्टेटमेंट दे रहे हैं। नॉर्मेटिव न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म इज एसोसिएटेड विद मार्क एंड वॉलसन, ये सही है, ट्रू है। और ये गलत है, क्योंकि नॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशनलिज्म बेसिकली क्या है? ये कहता है कि इट सीज इंस्टीट्यूशन मोर एज ए एग्रीगेशन ऑफ इंसेंटिव एंड डिसइंसेंटिव दैट इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल चॉइस। लेकिन जबकि एक्चुअल में नॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशनलिज्म कहता है कि इंडिविजुअल जो इंस्टीट्यूशन के दायरे में जो एक्शन लेते हैं, वो इसलिए नहीं कि उनका फायदा केवल हो, वो इसलिए लेते हैं कि क्या लॉजिक ऑफ एप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर, मतलब उस गिवन नॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स, रूल्स, एंड जो वहां पे ओवर आर्किंग जो इंस्टीट्यूशनल माहौल है, उसमें क्या बिहेवियर सोशली अप्रोप्रिएट है, ये नॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशनलिज्म देखता है। तो ओनली वन इज करेक्ट। The variation within the countries is often larger than the variation between the countries. India उसका एग्जाम्पल है। The political culture of a nation states are not homogeneous, coherent और compact. तो ये इसी से आता है, बिल्कुल इसको एक्सप्लेन करता है, इसलिए A1 सही। Which of the following are related to Daniel Ilajar's concept of political culture? अब ये तो बहुत ही डीपर ये पूछ रहे हैं, ये जनरली इसको हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ते नहीं है इनको। तो इस आंसर को केवल जान लीजिए और आगे पढ़ लीजिए कि पोस्ट मेटेरियलिज्म नहीं था, मोरलिस्टिक, इंडिविजुअलिस्टिक, ट्रेडिशनलिस्टिक तीनों था। Which of the following are the three components of political development according to Francis Fukuyama? इनकी भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट में बहुत फेमस नहीं है, लेकिन चलिए इस क्वेश्चन के थ्रू आप जान लीजिए कि इन्होंने 3 फैक्टर कहा था: स्टेट बिल्डिंग, रूल ऑफ लॉ एंड अकाउंटेबिलिटी, जो यहाँ दिखती है। वैसे तो ये एंड ऑफ हिस्ट्री थ्योरी के लिए एथिकल जाने जाते हैं। Which of the following is known as the process by which political culture are maintained and changed? ये बहुत ही आसान लड्डू क्वेश्चन है। उस प्रोसेस को पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कहते हैं। मतलब आप कैसे जो है अपनी एटीट्यूड या ओरिएंटेशन टुवर्ड्स पॉलिटिक्स बनाते हैं। जब आप बच्चे होते हैं, तो आप छोटे बच्चे भी तभी माँ बाप बोलते हैं देखो ये प्रधानमंत्री हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी है। कई बार आपके माता पिता पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से प्रभावित होते हैं, वो डिस्कस करते हैं। फिर स्कूल आप जाते हैं, वहाँ टीचर बहुत कुछ पॉलिटिकल बातें कहते हैं, पीयर्स कहते हैं।
इवन मंदिर मस्जिद जाते हैं वहां पे पॉलिटिक्स की बात होती है। और इन तरीके से इन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू आप पॉलिटिकल ओरिएंटेशन एटीट्यूड आपका गढ़ता है अपनी ब्रेन में भी। आप बहुत चीज एक्सपीरियंस से भी, लर्निंग से भी आप कुछ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की तरफ मुड़ते हैं, किसी पर्टिकुलर पार्टी की तरफ मुड़ते हैं, किसी से आप एवर्सन होता है, किसी से आपको लगाव होता है, और यही जो है पॉलिटिकल कल्चर है। तो ये पॉलिटिकल सोशलाइजेशन प्रोसेस से होती है। We need to make distinction between states to understand the changing role of a state. किसने ऐसा कहा है? माइकल मैन ने कहा है। ये ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। बहुत डिफिकल्ट है ये सब क्वेश्चन, आर्बिट है, लेकिन एक बार जान जाइए, मैन के बारे में बहुत चीज पढ़ लीजिए। उन्होंने पावर, वायलेंस, सोशल चेंज, इन सब पे काफी काम किया है। ये पेपर इसलिए बहुत टफ बन जाता है इनका सारा पेपर कि उन्होंने पॉलिटिकल साइंटिस्ट से ज्यादा इन्होंने पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट जो हैं उन पर जो है पूछा है, और उसके भी डीप जाके पूछा है। Who among the following argues that capitalists use the state as a mean of dominance of society? ये आसान क्वेश्चन है, क्योंकि राल्फ मिलीबैंड जो हैं वो इंस्ट्रूमेंटल जो व्यू है स्टेट का, कैपिटलिस्ट स्टेट का, वो लेते हैं। मतलब कि जो कैपिटलिस्ट स्टेट इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास डोमिनेशन, जबकि इसका उल्टा निकोस पोलंजा लेते हैं कि जो कैपिटलिस्ट स्टेट है वो उससे बड़ा काम करता है। It produces and reproduces the social structure which maintains the capitalism for centuries. That is called structural view of the capitalist state. तो इसलिए पोलंजा मिलीबंड जो डिबेट हुई थी वो इसी पे था कि इंस्ट्रूमेंटल वर्सेस स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ कैपिटलिस्ट स्टेट। इसके बारे में पढ़ लीजिए, इनके बुक को भी पढ़ लीजिए, कई बार पूछा जाता है। Who among the following has given the idea of an alternative neo-pluralist theory of state? एकदम आर्बिट, ये दो इन्होंने कहा है, आप उसके बारे में और पढ़ लीजिए। अल्टरनेटिव नियो प्लूरलिस्ट, तो प्लूरलिस्ट आप जानते हैं कि जिसमें कि डिफरेंट ग्रुप जो है उसमें पावर डिवाइडेड सोसाइटी में होती है। प्लूरलिज्म, रॉबर्ट डहल हो, लास्की हो, लिपसेट हो, मैकलिवर हो। अब नियो प्लूरलिस्ट और अल्टरनेटिव, a state which intervene with a view to bringing about a broader social restructuring, usually in accordance with the principles such as fairness, equality and social justice, is known as। तो इस तरह के स्टेट को हम कहते हैं सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट। इंडिया भी उस टाइप का रहा है, जो नॉर्डिक स्टेट हैं वो भी रहे हैं, जो कि एक तरफ सोशल जस्टिस, इक्वालिटी और दूसरी तरफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी, इन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ओके, आइए अब 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए डेवलपमेंटल स्टेट इज वन दैट इंटरवीन्स इन इकोनॉमिक लाइफ विद द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ प्रमोटिंग। अब इसमें चार चीज दिए गए हैं। यहाँ प्रॉब्लम आप ऐसे ढूंढ सकते हैं कि कौन नहीं होगा। लाइक स्टेट कंट्रोल की कोई जरूरत जो है डेवलपमेंटल स्टेट में नेसेसरली नहीं है कि ये कोई सभी चीज में स्टेट कंट्रोल, कोई कम्युनिस्ट स्टेट होगा। यहाँ पे आप देखिए कि अगेन स्टेट कंट्रोल नो, स्टेट सोशल री इंजीनियरिंग या सोशल रिस्ट्रक्चरिंग भी इसमें कोई एम नहीं होता है। सिंपल ये है, दैट इज फोकस्ड ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कॉमन सेंस क्वेश्चन है ये, आप इसको आसानी से टैकल कर सकते हैं। 52 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट इज नॉट रिलेटेड टू डेवलपिंग सोसाइटी। जैसे हम लोग हैं मान लीजिए, उस टाइप के जो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट है, तो ब्यूरोक्रेटिक ऑथोरिटेरियन स्टेट हो सकता है, इवन चाइना हो गया, कई साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हुए, अफ्रीकन हुए, जहाँ की एक तरह का ऑथोरिटेरियन स्टेट जो कि ब्यूरोक्रेसी से सपोर्टेड होता है। डेवलपमेंटल स्टेट तो है ही। रेंटियर स्टेट उसको कहते हैं जो अफ्रीका में कई हो गए हैं, जो कि स्टेट खुद ही जो है प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं, लेकिन जैसे ऐसी एक्टिविटी से पैसे कमाने लगता है जो कि अनप्रोडक्टिव है। मान लीजिए कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करके जो है उससे जो इंटरेस्ट कमाते हैं, या फॉरेन एक्सपोर्ट करके एक्सपोर्ट की जो आर्बिट्रेज होती है उससे कमाते हैं। दैट इज नॉट कंसिडर्ड गुड। मतलब प्रोडक्टिव एक्टिविटी से यदि आप कमाते हैं तो वो नॉन रेंटियर प्रोडक्टिव टाइप ऑफ, एंड रेंटियर स्टेट मतलब उसका उल्टा हो गया। लेकिन वेबेरियन स्टेट जो है, जो यहाँ लिखा भी हुआ है कि वेबेरियन स्टेट रैशनल लीगल अथॉरिटी पे बेस्ड होती है, रूल ऑफ लॉ पे बेस्ड होती है। जो मॉडर्न स्टेट है जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे बेस्ड होती है। तो यदि ये एक यूरोसेंट्रिक व्यू है कि वेबेरियन स्टेट नहीं बन पाया डेवलपमेंटल स्टेट, या जो डेवलपिंग सोसाइटी में जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट थे, ऐसा कहना जो है एक तरीके से यूरोसेंट्रिक है। लेकिन चलिए इसका आंसर ये है कि दे वर नॉट वेबेरियन स्टेट।
Who among the following studied the bureaucracy on the basis of public choice theory? ये क्वेश्चन आपको बोल्ड कर सकता है, लेकिन एक बार यदि आप जान जाएंगे विलियम निस्कैनन को, यहाँ पे काफी चीज इनके बारे में दी गई है और भी पढ़ सकते हैं। तो इन्होंने जो है पब्लिक चॉइस थ्योरी क्या होती है, अ, मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेसी में देखिए तो सभी अपने सेल्फ इंटरेस्टेड से गाइडेड होके डिसीजन लेते हैं एट वर्क प्लेस, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल रूल रेगुलेशन और जो उनका जो रैशनल बिहेवियर है कि सामने वाला क्या करेगा, इन सब को देखते हुए कंबाइंड रूप से जो ब्यूरोक्रेट्स जो बिहेवियर जो जो डिसीजन लेते हैं वो कई बार पब्लिक के भले के लिए भी हो जाती है, जबकि वो रैशनल एक्टर के तौर पे वो लेते तो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में ही अपने डिसीजन को है। पब्लिक चॉइस थ्योरी बहुत ज्यादा जो है रैशनल चॉइस थ्योरी से मिलती है। द फंक्शंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी आर, ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि इन्होंने रॉन्ग आंसर दिया, इन्होंने कहा है सब कुछ है। तो कैरिंग आउट एडमिनिस्ट्रेशन तो है, ऑफरिंग पॉलिसी एडवाइस है, मेंटेनिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट आती हैं जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी सेम रहता है, लेकिन आर्टिकुलेटिंग एंड एग्रीगेटिंग इंटरेस्ट ये पॉलिटिकल पार्टी का है, ये ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं है, इसलिए सही आंसर होना चाहिए ये, इन्होंने दिया है ये, फिर इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क किया। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ पॉलिसी साइंस, ये सब बहुत लड्डू क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये हैरोल्ड लैसवेल हैं, इनके बारे में यहाँ पे दी गई है। मतलब वी ऑल नो एंड मेनी स्टूडेंट नो कि हैरोल्ड लैसवेल इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ पॉलिसी साइंस। Which of the following policy approach is known as an alternative to Herbert Simon's bounded rational approach? It is a star question, very good question. देखिए बाउंडेड रैशनलिटी क्या कहता है कि हमारा एज ए इंडिविजुअल जो रैशनलिटी है, मतलब हमारे सोचने समझने तर्क करने बुद्धि की, मतलब इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की, इंफॉर्मेशन गैदर करने की कैपेबिलिटी बाउंडेड है, मतलब लिमिटेड है। इसी बेसिस पे चार्ल्स लिंडब्लॉम लेकर के आते हैं इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ पॉलिसी मेकिंग। उनका भी यही कहना है कि चूंकि लिमिटेड है तो हम ना बिल्कुल सब कुछ बदल डालेंगे पॉलिसी में, ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो भी पॉलिसी बनती है वो एग्जिस्टिंग जो पॉलिसीज है उसमें जस्ट थोड़ी बहुत टिंकरिंग जिसको कहते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस ला करके किए जाते हैं। बजट इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। सो लिंडब्लॉम्स इंक्रीमेंटल मॉडल, इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। Which of the following group is considered as the core principles of good governance? इन सब में ई गवर्नेंस के चलते गड़बड़ है, ऐसा कोई ई गवर्नेंस नहीं, आ, लेकिन यहां सब सही है। फेयरनेस, पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ, फेयरनेस, ये सारे जो हैं 7-8 आप समझ सकते हैं गुड गवर्नेंस के फीचर्स हैं। हु अमंग द कोलैबोरेटिव भी कह सकते हैं, पार्टिसिपेटिव, कोलैबोरेटिव, रिस्पॉन्सिव, अकाउंटेबल, जस्ट, फेयर, इफिशिएंट, इफेक्टिव एंड नॉन करप्ट। Who among the following has claimed that the basic political contradiction in modern society is between man as citizen and man as private individual? अब इस तरह के तो क्वेश्चन हमेशा डिफिकल्ट होते हैं, किसने कहा है, ये कार्ल मार्क्स ने कहा है, बस जान लीजिए, यदि जानते हैं तो इसको पढ़ भी लीजिएगा, गुड गवर्नेंस के कुछ फीचर। 59 देखिए, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये तो डेफिनेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, लड्डू क्वेश्चन। प्रेबिस थेसिस, रॉल प्रेबिस इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी, तो उन्होंने थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट दिया है, ये सब भी लड्डू क्वेश्चन है, इनके बारे में और थोड़ा पढ़ लीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर कम्युनिटी बेस्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्योरी, ये क्वेश्चन आपको बोल्ड कर सकता है, और इसका आंसर है इलिनोर ऑस्ट्राम। उनके बारे में यहाँ पे काफी चीजें दी गई है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। कॉमन रिसोर्स प्रॉपर्टी और कैसे कम्युनिटी जो है वो उसको मैनेज करती है, इस पर उन्होंने काफी लिखा है। आंद्र गुंदर फ्रैंक भी डिपेंडेंसी थ्योरी के वन ऑफ द थिंकर हैं। सो उनका जो मॉडल था वो कोर पेरिफेरी से ही उन्होंने लिया था, इमैनुअल वॉलस्टीन के वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी से, लेकिन उसको उन्होंने मेट्रोपॉलिटन सैटेलाइट मॉडल कहा। सो मेट्रोपॉलिटन सैटेलाइट मतलब मेट्रोपोलिस जो हैं वो कोर हो गए, कैपिटलिस्ट कोर ऑफ वेस्टर्न यूरोप एंड अमेरिका, एंड सैटेलाइट जो हो गए वो पेरिफेरी हो गए जो डेवलपिंग कंट्री है।
तो ये पढ़ लीजिए। Who among the following is the supporter of alternative globalization? वैसे तो कई थिंकर ने इस पे काम किया है, लेकिन यहाँ पे जो दिए गए हैं उसमें समीर आमीन है, जिन्होंने यूरोसेंट्रिज्म जो है वर्ड भी क्वाइन किया था, और यहाँ काफी चीजें इसके इनके बारे में कही गई है, पढ़ लीजिए। अल्टरनेटिव ग्लोबलाइजेशन मतलब हुआ कि जो मेन स्ट्रीम ग्लोबलाइजेशन जिस तरह से टॉप डाउन है, ऊपर से थोपी गई है, और वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू को पूरे दुनिया में फैलाने का है, लोकल जो नॉलेज है, जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसको एक तरह से होमोजेनाइज करने की कवायद है, उससे अगेंस्ट बॉटम अप अप्रोच विथ डाइवर्सिटी, और थर्ड वर्ल्ड को भी सुने, इस तरह की बात है। वॉशिंगटन कंसेंसस क्या था? इसमें 10 पॉइंट थे, जो नियो लिबरल जो ग्लोबलाइजेशन हुआ आफ्टर कोल्ड वॉर अंत होने के बाद, तो जो अमेरिका में आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और वहां की जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट, वहां के जो फाइनेंस डिपार्टमेंट, उन तीनों ने मिल करके एक मॉडल बनाया जिसमें यह आया कि फिस्कल डिसिप्लिन होगा, वेलफेयरिज्म कम होगा, टैक्स रिफॉर्म किए जाएंगे, फ्री ट्रेड होगा, लिबरलाइजेशन होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा, ग्लोबलाइजेशन होगा, इसको एलपीजी कहा गया। ये सब वॉशिंगटन कंसेंसस के आइटम थे। इसमें नेशनलाइजेशन कदापि नहीं था, तो इसको काट दीजिए, 1 2 4 जिसमें है वो सेलेक्ट कर लीजिए। 65 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग अडॉप्टेड ए स्ट्रक्चरल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन? ये डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, लेकिन एक बार यदि आप जान जाएंगे, थेडा स्कॉपोल, जो कि एक कंपेरेटिविस्ट थिंकर हैं, इन्होंने जो एक बुक लिखा है, स्टेट एंड सोशल रिवॉल्यूशन, एक कंपेरेटिव एनालिसिस ऑफ फ्रांस, रसिया एंड चाइना, ये बहुत फेमस है। वैसे ये सोशियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने स्ट्रक्चरल अप्रोच अपनाया है, आप इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पे क्रेन बैरिंगटन है, उनकी इस बुक को कभी भूलिएगा मत, एनाटॉमी ऑफ रिवॉल्यूशन, और बैरिंगटन मूर हैं, जिनका ये बुक भी कभी मत भूलिएगा, सोशल ओरिजिन ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। ये सब जो हैं सोशियोलॉजिस्ट हैं। Where there is power, there is resistance, and yet, or rather consequently, this resistance is never in a position of exteriority to power. मतलब जहां भी पावर होगा, वहां पावर के का विरोध होगा, कोई शक्ति होगी जो उसको अपोज करेगी। जो अपोजिशन है वो बगैर पावर के बाहर है ही नहीं, वो पावर के साथ ही है। ये कहने वाले मिशेल फुको हैं, पोस्ट मॉडर्निस्ट या पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट, बस याद कर लीजिए। In which wave in India involved in under the three waves of democratization given by Samuel Huntington? इनके यदि 3 वेव देखें, जिन्होंने की जो उन्होंने अपने इस बुक में दिया था, थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 20th सेंचुरी, उसमें फर्स्ट जो वेव था बहुत स्लो था, बहुत लंबा था, जो 19th सेंचुरी में आया, अमेरिका यूरोप के कई कंट्री में उसमें डेमोक्रेसी आई। सेकेंड वेव थोड़ा क्विक था, जिसमें कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लगभग 10-15 सालों में इंडिया और अफ्रीका के तमाम देश सब आजाद हुए, इवन चाइना भी एक नई कंट्री के रूप में उभरा। और फिर थर्ड वेव जो है वो मिड 1970s में साउदर्न यूरोप और लैटिन अमेरिका, एशिया में आया। तो इंडिया जो है सेकेंड शॉर्ट वेव में आता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेमोक्रेटाइजेशन इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव। द ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इज डिफरेंट इन डिफरेंट ज्योग्राफिक रीजन। कौन बोलेगा नहीं, इतना जनरल स्टेटमेंट है। Democratization is also different for poor and rich countries, respectively, and for countries with different cultural system। ये भी कौन बोलेगा नहीं, तो ये दोनों ही सही है। और सॉरी, जैसा मैंने बताया कि ये पूरे पेपर में आप देखेंगे तो एज ए फॉर्मूला आप कह सकते हैं कि जो 3 ऑप्शन है वो सही है, और एज ए फॉर्मूला जो रीजन एजर्सन में जो दोनों करेक्ट और एक्सप्लेन करते हैं वो भी सही है। 69 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यू सोशल मूवमेंट। The peace movement, the human right movement, the women's movement can be included in the new social movement। यही तो है न्यू सोशल मूवमेंट, जो न्यू मिडिल क्लास लेके आया है। These movements are called new to distinguish them from the old labor movement। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। Which of the following is not attitude of new social movement?
तो इसमें पोस्ट मटेरियलिस्ट है, मतलब कि जो काफी आइडेंटिटी, कल्चर, इन सब पे जो जो नॉन मटेरियलिस्टिक जो एस्पेक्ट है उस पर ध्यान देता है। डिसेंट्रलाइज्ड है एंड डिमांड फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी है। कंजम्पनिज्म से इसको नहीं जोड़ा सकता, ये तो कंज्यूमरिज्म, कंजम्पशनिज्म, ये सब कैपिटलिज्म के साथ जोड़ा सकता है, उसके तो अगेंस्ट में उठ खड़े होते हैं, यहाँ पढ़ लीजिएगा। ये मैचिंग तो देखिए 50-50 खेलना तो बहुत आसान है, क्योंकि सिक्किम जो है 35th अमेंडमेंट के साथ कई लोग जोड़ सकते हैं। वैसे ये बना था 36th अमेंडमेंट से, लेकिन 35th में भी इसकी बातें थी, तो आप डी के 4 में तो 50-50 तो आपने खेल लिया। लेकिन उसके बाद आपको मुश्किल होगी जब तक आप ये नहीं जानेंगे, जो मैंने यहाँ ग्रीन में दिया है, कि 12वां अमेंडमेंट जो था वो गोवा, दमन, दीव को एज ए यूनियन टेरिटरी मिलाने के लिए था। यदि ये आप डिकोड कर लेते हैं बी का 1, तो फिर आपको बाकी दो को तो आप मैच कर लीजिए। तो ये डिफिकल्ट है कि दादर नगर हवेली एंड ये सब किस किस अमेंडमेंट से आया, लेकिन एक बार जान लीजिए, थोड़ा डिफिकल्ट। 72 पढ़ रहा हूं। At the time of enforcement of the Constitution of India, the states and the territory of India mentioned in the first schedule of the Constitution were, मतलब कितने पार्ट में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इंडिया के जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी थे उनको 4 पार्ट में बांटा गया था, ए बी सी डी। डी में अंडमान निकोबार था। तो बाद में इसको 7th अमेंडमेंट से जो है वो इसको सबको चेंज कर दिया गया और 14 स्टेट और 6 यूटी जो में डिवाइड किया गया, तो 4 पार्ट्स। अब ये जो क्वेश्चन 73 है तो बिल्कुल अर्बिट है कि भीमराव अंबेडकर जी ने उत्तर प्रदेश को कितने पार्ट में बांटने का सुझाव दिया था या चाहते थे, तो बस जान लीजिए 3 पार्ट में। अभी तो 2 पार्ट में तो बैठ ही गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन कमिटी रिकमेंडेड दैट फाइनेंस कमीशन, जो आर्टिकल 280 में है, should be a permanent body with its own secretariat। तो ये सब तो बहुत अर्बिट है। ये कमिटी सब आप लोगों को जाना चाहिए। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, फर्स्ट एआरसी कहते हैं शॉर्ट में, ये 1966 में कंस्टिट्यूट हुई थी। पहले इसके चेयरपर्सन मोरारजी देसाई थे, बाद में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए तो हनुमंथैया इसके जो हैं चेयरपर्सन बने। सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 2005 से 9 तक इसने काम किया था, इसके चेयरमैन वीरप्पा मोएली थे। ये बहुत बार पूछा जाता है। सरकारिया कमीशन 1983 में बनी थी सेंट्रल स्टेट के लिए, और राजमुनार कमेटी 1969 में डीएमके गवर्नमेंट ने बनाई थी। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे कमीशन बना देती है और उसके रिपोर्ट को यहाँ पे पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इथनिक मूवमेंट। तो आपको पता है कि तेलंगाना मूवमेंट रीजनल मूवमेंट था, इसका इथनिसिटी से कोई नाता नहीं है। बाकी नागा, गोरखालैंड, बोडोलैंड, ये सब तो है ही। अब ये बुक की नादर्स ऑफ तमिलनाडु ये किसने लिखा है, तो ठीक है, बस जान लीजिए इतना। अर्बिट क्वेश्चन, अर्बिट आंसर। Which of the following commission recommended that a time limit of 3 years may be prescribed for settlement by mediation of any interstate water dispute reckoning from the date of dispute? ये सब कैसे कोई जान सकता है? फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने किया था, ठीक है। यहाँ पे ये वाजपेयी जी के टाइम में ये गठित हुई थी, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कंस्टिट्यूशन। इसका शायद इसके चेयरपर्सन देख लीजिए, ये कई बार पूछा जाता है, मैं यहाँ नाम भूल रहा हूँ। 78 देखिए, who among the following is are in favor of opinion that caste associations are agent of modernity in traditional social society like India। इनफैक्ट कास्ट को बहुत डेमोक्रेटिक और मॉडर्न एंड रिप्रेजेंटेटिव ये सब बताने वाले जो हैं, इसको आप गेस कर सकते हैं, ये रुडोल्फ एंड रुडोल्फ हैं, जिन्होंने की बुक लिखा था बहुत फेमस, परस्यूट ऑफ लक्ष्मी, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडियन स्टेट। Who among the following pointed out that organized labor as a potential actor in class politics in India must contend with formidable obstacle? ये भी रुडोल्फ और रुडोल्फ ने ही कहा है। ये सब अर्बिट क्वेश्चन है, बस एक बार जान लीजिए। ये जो है मैच करने में आपको ज्यादा परेशानी यहाँ पे तो नहीं होगी। रिवोल्यूशनरी सोशल मूवमेंट नक्सलाइट है तो ये सही है। रिडेम्पटिव जो है नारायण गुरु मूवमेंट, रिडेम्पटिव कह सकते हैं क्योंकि एक तरह का कल्चरल मूवमेंट था। अब यहाँ पे देखिए बैकवर्ड क्लास मूवमेंट कैसे रिफॉर्मिस्ट है, आई डोंट नो। यदि सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड आप मानते हैं तो ये भी है, ठीक है, ज्योतिबा फुले नगर का।
लेकिन ट्राइबल मूवमेंट अल्टरनेटिव सोशल मूवमेंट नहीं है। इसको आप रिडम्पटिव या आप इसको रिवोल्यूशनरी मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसलिए ये गलत है। The lowest number of women elected in the Lok Sabha was in which of the following general election? It's so difficult. बस जान लीजिए कि 1977 में जो जनता पार्टी आई थी वहां पे सबसे कम औरतें चुन के आई थी। लगभग कितना 8 से 10% या 11% मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन होता है वुमेन का इन पार्लियामेंट। Which of the following protest movement against the construction of big dam and displacement of people is known as the largest organized protest movement in India? So of course we all know Narmada Bachao Andolan, Medha Patekar. The Cold War also operated to help the Congress party hold onto its hegemonic position in India. ये कहने वाले लूसियन पाई थे। लूसियन पाई ने पॉलिटिकल डेवलपमेंट को कल्चर से जो है एसोसिएट किया और चाइना पे काफी रिसर्च किया और एशिया पे भी कि यहाँ के कल्चर कैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट को लाती है। इसके अलावा लूसियन पाई ने पॉलिटिकल कल्चर पे भी काफी काम किया। इनकी जो डेफिनेशन पॉलिटिकल कल्चर पे वो पूछी जाती है और इनका जो डेवलपमेंट सिंड्रोम है कि इक्वालिटी डिफरेंशिएशन कैपेसिटी डिनोट्स पॉलिटिकल डेवलपमेंट, वो तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे लिज फाट हैं जो कि कंसोसिएशनलिज्म के लिए जाने जाते हैं एंड मैरियन वेनर हैं जिन्होंने इंडिया को क्वाज़ाई फेडरल डिक्लेयर कर दिया था। अब ये जो है सिंबल पे है, तो जैसे मुझे तो एक याद था केवल कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का बो एंड एरो है, तो इससे ए का 2 तो 50-50, लेकिन उसके बाद मुझे भी देखना पड़ा तो श्रोमणी मतलब अकाली दल जो है उनका स्केल है तराजू, तो उससे आप इसको क्रैक कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को कहता हूं कि जो जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनका कब फॉर्मेशन हुआ है, उसकी जो टॉप लीडर हैं वो या फाउंडर वो कौन है और उसके क्या सिंबल हैं, उसकी जो आइडियोलॉजी है और उससे रिलेटेड कुछ और बातें जरूर हमेशा याद रखें। किस साल भारतीय जनता पार्टी ने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को अपनी कोर फिलॉसफी के रूप में शामिल कर लिया? अब ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है, 1985, और यहाँ पे काफी इंफॉर्मेशन इसके बारे में दी गई है। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के बारे में भी काफी चीजें बताई गई है, इसको पढ़ लीजिएगा। मैंने कई जगह बताया है दीनदयाल उपाध्याय की इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जो कई चीजों को सिंथेसाइज करती है, इंडिविजुअलिज्म एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन को भी वो जो है मिक्स करती है, नेशनलिज्म को भी मिक्स करती है, गांधीयन फिलॉसफी को भी मिक्स करती है, लाइक दैट। Which of the following pair is not correct in relation to dominant caste in state policy? देखिए लिंगायत एंड वोकालिगा दोनों कर्नाटका में भी, कर्नाटका का इलेक्शन हुआ था, पटीदार गुजरात में है और खम्माम जो है कमास वो आंध्र प्रदेश में, तो ये गलत है, वोकालिगा तमिलनाडु में। इसको तो मैं छोड़ दे रहा हूं कि इतना ज्यादा अरबिट है, 87 पढ़ लीजिए। The growth of pressure group which advocate specific changes in public policy could also serve as a stabilizing force. अब ये किसने कहा? ये सब बहुत डिफिकल्ट है। मैरियन वेनियर यहाँ पे दिखते हैं, उन्होंने कहा है। और ये क्वेश्चन भी उतना ही डिफिकल्ट है। Who among the following has called Indian federalism as the amicable union? लेकिन आप इसको गेस कर सकते हैं क्योंकि जो बहुत फेमस थिंकर जिन्होंने इंडियन फेडरलिज्म पे वक्तव्य दिया है उसमें से ग्रैनविल ऑस्टिन, हमेशा उन्होंने बहुत फेवरेबल कमेंट किया है कि ये बहुत कोऑपरेटिव फेडरलिज्म था, बहुत अच्छा था, एमिकेबल था, लाइक दैट। जो केसी वेयर हैं उन्होंने तो इसको क्वाज़ाई फेडरल डिक्लेयर कर दिया और आइवर जेनिंग ने इसको फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी कह दिया। तो ये दोनों तो थोड़ा क्रिटिकल हो गए, इन दोनों को भी याद कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय मॉरिस जॉन्स? तो इसमें पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी दिखती है जो मैरिन वाइनर ने लिखा है और इनके शिष्य थे पॉल ब्रास, याद रखिएगा, और दोनों ने ही स्टेट पॉलिटिक्स पे भी काफी काम किया है। तो बाकी तीन जो है उसको याद कर लीजिए, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट इन इंडिया, पॉलिटिक्स मेनली इंडियन, मॉरिस जॉन्स। और मॉरिस जॉन्स ने जो कांग्रेस की जो हेजेमनी थी, डोमिनेंस थी, उसको सिंगल पार्टी डोमिनेंस करार दे दिया, बता दिया था, जिसको कि रजनी कोठारी ने कांग्रेस सिस्टम कहा था। Who among the following marked the pluralism in Indian
India as state dominated pluralism and involuted मतलब होता है complicated, involuted pluralism. तो अगेन ये कितनी बार जो है आपको रुडोल्फ एंड रुडोल्फ आ रहे हैं, बस याद कर लीजिए यदि करना चाहते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए. 92 देखिए, who among the following was the founder of the Center for Study of Developing Society, CSDS, जो काफी अच्छा पॉलिटिकल सर्वे एंड पॉलिटिकल रिसर्च करती है, रजनी कोठारी. Who is the author of the book Globalization India Nation State and Democracy? बस याद कर सकते हैं आप. Which of the following book is not written by Amrit Sen? तो ये बुक आप देख लीजिए, द डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, यहाँ अतुल कोहली ने लिखा है, तो इसको आप हटा दीजिए. तो डेवलपमेंट एज फ्रीडम इनका कॉन्सेप्ट भी है. द आइडिया ऑफ जस्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है 2009 की, जिसमें ये जॉन रॉल के थ्योरी ऑफ जस्टिस को एक तरह से काटते हैं. आर्गुमेंटेटिव इंडियन भी बहुत फेमस इनकी बुक है, अमर्त्य सेन की, नोबेल लॉरेट. Which of the following was inaugurated by सरदार वल्लभ भाई पटेल? अब ये सब तो आप गेस कर सकते हैं कि ग्रेटर राजस्थान होगा, क्योंकि राजस्थान का ही पेपर है, यहाँ इनके बारे में लिखा भी है. अब ये सब जो है मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने टिक मार दिया है, लेकिन मैं डिस्कस सब गुजरात राजस्थान स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. और ये सब भी सब राजस्थान स्पेसिफिक है, लेकिन हाँ इसको जरूर मैं डिस्कस करूंगा. MKSS जो है, मजदूर किसान शक्ति संगठन, ये निकली तो राजस्थान से थी और वहां से ये मूवमेंट शुरू हुई थी. पंचायत को एक तरह से घेरा गया था ट्रांसपेरेंसी के लिए, लेकिन वो बाद में चल के उसमें अरविंद केजरीवाल एंड मेनी अदर उसके बहुत बड़े बड़े नेता बने, जिन्होंने आरटीआई मूवमेंट में ये कन्वर्ट हो गया था. तो आरटीआई मूवमेंट के जनक जो हैं, यही मजदूर किसान शक्ति संगठन है, which was a non-party people's organization. 99 नंबर क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं. 101 देखिए, 100 हमने पहले कर लिया है. द टर्म सुपर पावर फर्स्ट यूज बाय विलियम फॉक्स. अब ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर हो रहा है, अभी काफी जगह पूछे जा रहे हैं कि ये टर्म किसने क्वाइन किया. जैसे कोल्ड वॉर जो है, जॉर्ज ऑरवेल से उसको जोड़ा जाता है. वाराउच जो एक तरह के बिजनेसमैन थे, इकोनॉमिस्ट, उनसे भी जोड़ा जाता है, जॉर्ज ऑरवेल से भी जोड़ा जाता है. तो ये सब टर्म याद रखने चाहिए, किसने जो है कोल्ड वॉर कहा, किसने थर्ड वर्ल्ड कहा, किसने रिमलैंड एंड हर्टलैंड कहा. इस तरह के जो क्वाइनिंग जो टर्म होते हैं, वो सब बहुत याद करने चाहिए, इसलिए मैंने सब अपनी गाइड में दे दिया है. ये जो लाइन है, फ्रॉम स्टेटिन इन द बाल्टिक टू ट्रेस्ट in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. ये इतना फेमस सेंटेंस है कि ये क्वेश्चन बन जाता है लड्डू क्वेश्चन. और ये कहने वाले थे विंस्टन चर्चिल, जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में. इसका मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा. मतलब जो ईस्ट एंड वेस्ट की जो डिवीजन थी ना कोल्ड वॉर में, जो कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट वर्ल्ड की, उसको वो आयरन कर्टन से दर्शाते हैं. Which one of the following is not related to Cold War crisis? तो ऑफ कोर्स बर्लिन में जो वॉल बना था 1961 में, क्यूबा में जो मिसाइल क्राइसिस हुई थी. अब एबल आर्कर के बारे में तो आप और पढ़ लीजिएगा, लेकिन इंडो चाइना वॉर डायरेक्टली कोल्ड वॉर से रिलेटेड नहीं था. ये बॉर्डर डिस्प्यूट था दो कंट्री, बड़े कंट्री के बीच में. The charter of which of the following organization has one of its principle affirmation of a policy of non-alignment with regard to all bloc? तो इस तरह के नॉन अलाइनमेंट को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में या चार्टर में डाल देना, ये किया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी. इसके बारे में बहुत चीज यहां लिखा गया, पढ़ लीजिए. ये जो क्वेश्चन मुझे लगता है इनवैलिड इन्होंने आंसर दिया है. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर एसोसिएटेड विद द एंड ऑफ कोल्ड वॉर? तो इसमें मुझे लगता है केवल ये दो जो है, द स्ट्रक्चरल वीकनेस ऑफ सोवियत स्टाइल कम्युनिज्म एंड द इंपैक्ट ऑफ गर्वाचेव्स रिफॉर्म प्रोसेस, ये दोनों तो जरूर थे कारण कोल्ड वॉर के खत्म होने के. लेकिन ग्लोबलाइजेशन उस समय तो हुआ नहीं था इस तरह का, जो तो कोल्ड वॉर के बाद हुआ है. और जो सेकेंड कोल्ड वॉर था या न्यू कोल्ड वॉर, वो तो और बढ़ाया था राइवलरी को. तो मेरे हिसाब से आंसर केवल ये होना चाहिए, लेकिन उन्होंने आंसर दिया है ऑल फोर, तो इसलिए मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं. द फ्रेज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर फॉर द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा किसने दिया? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर
तो ये जस्ट जान लीजिए मिखाइल गोर्बाचोव। अभी ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, अभी बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया है, तो याद कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पस ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये भी क्वेश्चन इनका गलत मुझे लगता है। इनका आंसर है 3, द ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द सॉवरन इक्वालिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर। ये बिल्कुल सही है, इसी पे बेस्ड है, जिसको वेस्टफेलियन टेम्पलेट कहते हैं। आ, लेकिन ये कहते हैं ये गलत है, नॉट। तो ये इनवैलिड है मेरे हिसाब से। ये शायद गलत है क्योंकि सेल्फ डिटर्मिनेशन को ये नहीं उभारते हैं, अदरवाइज तो नेशन ही टूट जाएगा। इसलिए मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, इनवैलिड क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग साइन द यूनाइटेड नेशन चार्टर ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। बस रट लीजिए, ये क्वेश्चन भी नया है, ज्यादा नहीं पूछा जाता है। मुदलियार एंड कृष्णा माचारी, ये मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी थे। 109 देखिए, हु हैज डिस्क्राइब द यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग एज बिलोंगिंग टू चैप्टर 6.5। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है जो कई जगह पूछा गया है, और ये कहने वाले यूएन के जो सेकेंड एंड वेरी पॉपुलर सेक्रेटरी जनरल थे, डैग हैमरस्कोल्ड, जो स्वीडिश थे, उन्होंने ये कहा था। और क्यों कहा था? क्योंकि जो पीस कीपिंग ऑपरेशन है, जिसको ब्लू हेलमेट भी कहते हैं, क्योंकि लोग ब्लू हेलमेट पहनते हैं, वो यूनाइटेड नेशन चार्टर में कहीं लिखा हुआ नहीं है। पीस कीपिंग ऑपरेशन एक इवोल्यूशन है जो यूनाइटेड नेशन अपने हाथ में ले लिया। और चैप्टर 6 क्या है? वो है कि हम शांतिपूर्ण वार्ता के थ्रू जो है वर्ल्ड में शांति लाएंगे। और चैप्टर 7 है कि यदि शांति से नहीं हो पाए तो फोर्स से करेंगे। अभी जो पीस कीपिंग है, ये शांति और फोर्स दोनों का मिला जुला रूप है, इसलिए इसको चैप्टर 6.5 हैमरस्कोल्ड ने कह दिया। दैग हैमरस्कोल्ड। यहाँ देखिए इसमें, खैर चलिए, मतलब फर्स्ट जो है ट्रैगवे ली यहाँ नहीं है, उनको याद कर लीजिए। द यूरोपियन यूनियन फ्लैग हैज 12 गोल्ड कलर स्टार्स। 12 उसमें स्टार हैं। 12 क्या दर्शाता है? वो कंप्लीटनेस दर्शाता है, यूनिटी, हार्मनी, सॉलिडरिटी, जो यहाँ फर्स्ट लिखा गया है। ये आसान क्वेश्चन है। ये भी ब्रिक्स वाला भी आसान क्वेश्चन है। ये पहला स्टेटमेंट है कि ब्रिक्स वाज क्वाइंड इन 2001 इन द रिपोर्ट बाय गोल्डमैन सैक, एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है, उसने ब्रिक्स क्वाइन किया था। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये सही है। और ब्रिक्स इज पोर्ट्रेड एज ए गार्जियन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लिस्ट डेवलप कंट्री, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसा वैसा कुछ अपने को चैंपियन करते नहीं है। तो ओनली वन इज करेक्ट। G20 के बारे में जरा सा यहाँ देखिए। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है, और आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि ये एक तरह का ये ग्लोबल जो फाइनेंशियल कॉपरेशन के प्लेटफॉर्म के तौर पे ही उभरा था। और ये तब उभरा था जबकि एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी लेट 90s में। तो आगे उस टाइप का नहीं हो, उसके लिए G20 बनाया गया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही है। 2009 पिट्सबर्ग समिट, द हेड्स ऑफ स्टेट, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट डिसाइडेड टू institutionalize the G20 as the main forum for global economic and financial cooperation। लेकिन ये सेकंड स्टेटमेंट कि इसका परमानेंट सेक्रेटरीट मॉन्ट्रियल कनाडा में है, ये बिल्कुल गलत है। इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। यहाँ पे पढ़ लीजिए, इसके बारे में पढ़ लीजिए। सो ओनली वन इज करेक्ट। ये क्वेश्चन आपको बोल्ड कर सकता है 113। अकॉर्डिंग टू मेडेलिन के अल्ब्राइट, जो कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे अमेरिका के एक समय में। उन्होंने अमेरिका को क्या करार दे दिया था? तो उन्होंने इसको इंडिस्पेंसिबल नेशन कहा था, मतलब इसके बगैर वर्ल्ड नहीं चल सकता, ये नेशन रिक्वायर्ड है दुनिया के लिए। क्यों कहा था? थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए। Who among the following argued that the United States should act as a global sheriff? जैसे शेरिफ होते हैं ना, मेयर जैसे, ग्लोबल शेरिफ राउंडिंग द प्रोसेस ऑफ अदर स्टेट टू हैंडल मेजर इंटरनेशनल इशू एज दे अराइज। तो ये हास ने कहा है, रिचर्ड हास ने। बस याद कर लीजिए, इसलिए मैंने टिक मार दिया है। जस्ट याद कर लीजिए यदि करना चाहते हैं। ये बहुत स्टार क्वेश्चन है। न्यूक्लियर अम्ब्रेला जो टर्म है, ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि भूटान के पास न्यूक्लियर आर्म नहीं है और उसको डर लगता है कोई इस पर न्यूक्लियर अटैक करेगा, तो इंडिया बोले कि हम तुमको प्रोटेक्ट करेंगे, यदि कोई तुम्हारे ऊपर करेगा न्यूक्लियर अटैक तो हम उसका जवाब देंगे। इसको न्यूक्लियर अम्ब्रेला कहते हैं, जो यहाँ थर्ड में लिखा गया है। प्रोटेक्शन अफोर्डिंग नॉन न्यूक्लियर स्टेट बाय गारंटिंग मेड टू देम बाय मेजर न्यूक्लियर पावर। Which of the following countries has not signed the Comprehensive Test Ban Treaty, CTBT? देखिए, CTBT ये कहता था कि कोई भी टेस्ट अब न्यूक्लियर वेपन पे नहीं होगा, जो हो गया वो हो गया। तो इसको जो है ना तो इंडिया ने भी साइन नहीं किया है, नॉर्थ कोरिया ने साइन नहीं किया, पाकिस्तान ने साइन नहीं किया। तो यहाँ चूंकि ये दोनों है,
तो 1 एंड 2 इन दोनों ने तो किया हुआ है। ये भी याद रखिए कि एनपीटी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी इंडिया, पाकिस्तान और इजराइल ने साइन नहीं किया है। As part of its global war on terror, the United States of America launched Operation Enduring Freedom। 2001 में जॉर्ज बुश जूनियर ने लॉन्च किया था जब अमेरिका पे 9/11 हुआ था। उसका नाम उन्होंने रखा था ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। अब यहाँ पे जो दूसरे ऑपरेशन है उसको भी जान लीजिए। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो है 1990 में कुवैत को इराक के चंगुल से छुड़ाने के लिए यूनाइटेड नेशन के बैनर के तले जो ऑपरेशन हुआ था, यूएस ने लीड किया था, वो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म है। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम 2003 में इराक पे जो विलिंग ऑफ कोलिशन, अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन को धता बताते हुए बिना उसके अनुमति के जो अटैक किया था इराक पे, वो है। और इन्फेनाइट रीच जो है 1998 में अलकायदा के कई ठिकानों पे क्रूज मिसाइल से हमला किया था अमेरिका ने, क्योंकि उसके पहले जो है बॉम्बिंग हुई थी अमेरिकन एम्बेसी पे कई जगह अलकायदा के टेररिस्ट ग्रुप द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज इज ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन जस्टिफाइड? तो इसमें देखिए, केवल यदि आप मोरल प्लूरलिज्म छोड़ दें, इनफैक्ट ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन मोरल यूनिवर्सलिज्म से गाइडेड होती है कि जो मोरलिटी है, इंडिविजुअल को या ह्यूमन को बचाना है, इवन स्टेट कभी किसी स्टेट के वो बासी हो, ये यूनिवर्सल मोरलिज्म है। यदि हम मोरल प्लूरलिज्म पे जाएंगे, मोरल रिलेटिविज्म पे जाएंगे, तो कोई स्टेट बोलेगा कि तुम्हें क्या अधिकार है ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का, ये हमारा मामला है, हम अपने मोरलिटी से गाइडेड हैं। तो इसके अलावा रीजनल स्टेबिलिटी, प्रमोटिंग डेमोक्रेसी, ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस सब सही है। तो 1, 3, 4 जो है वो आप टिक कर लीजिए। Which of the following model is known as the current fixed exchange rate and export-led growth model of some Asian country including China? इसको ब्रेटन वुड 2 कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्रेटन वुड 1 में यही हुआ था कि फिक्स एक्सचेंज रेट था, यूएस डॉलर जो है वो गोल्ड से जो है पेग कर दिया गया था कि 35 यूएस डॉलर एक ऑन्स गोल्ड होता था, और सभी जो और करेंसी थी वो डॉलर से पेग की गई, और इस तरीके से जो है वर्ल्ड में एक फिक्स एक्सचेंज रेट शुरू हुआ। 1973 में ये ब्रेटन वुड 1 टूट गया था। उसके बाद से जो है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट शुरू हो गए। अब जो है कई डेवलपिंग कंट्री ब्रेटन वुड 2 टाइप का सिस्टम ला रहे हैं। Which of the following institution is intended to provide the common institutional framework for conduct of trade relation among its members? ये सब लड्डू क्वेश्चन है। WTO ये पेपर इसलिए थोड़ा खासा आसान हो गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ये दोनों सही है, मैंने कई जगह अपने वीडियो में नियो के बारे में बताया है। ये बेसिकली जो डेवलपिंग कंट्री है वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1964 में, अंगटाड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। उसके बैनर तले जो है इन्होंने जो नॉन अलाइंड कंट्रीज में काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो उन्होंने ये कहा था कि हमारा जो वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर सपोर्टिव होना चाहिए ग्लोबल साउथ के लिए, क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चरल कमोडिटी, नेचुरल रिसोर्सेज इन सब को बेचते हैं, उसकी कीमत जो है कैपिटलिस्ट कंट्री जानबूझ के कम रखते हैं, और उसको जब वो तैयार माल कर देते हैं तो उसको काफी ज्यादा कीमत पे फिर हम ही को बेचते हैं। तो ये अनफेयर ट्रेड रिलेशन है। डिपेंडेंसी थ्योरी भी इसमें आ गई थी। तो इन दोनों को पढ़ लीजिएगा। अल्जेरिस में जो 4th नैम समिट हुआ था उसमें इसको उठाया गया था, बाद में टाइट फिक्स हो गया था, ये भी जान लीजिए। ये जो रीजन रिजर्वेशन है तो आपको पता है कि अधिकतर जो है 3 ही होता है। द ओल्ड नॉर्थ साउथ डिवीजन इज सीन एज लेस इंपॉर्टेंट इन कंटेम्प्रेरी ग्लोबल इकोनॉमी। अब ये टूटता जा रहा है। वैसे अभी फिर से एक उसको जिंदा करने की कोशिश हो रही है, साउथ साउथ कॉपरेशन, साउथ साउथ डायलॉग एंड ऑल। उसका कारण भी यही है जो इसमें लिखा गया है, द ग्लोबल साउथ इज मूविंग इन डाइवर्जेंट डायरेक्शन। अलग अलग डायरेक्शन में अपने अपने इंटरेस्ट के अनुसार कौन सा रीजनल इंटीग्रेशन, कौन सा रीजनल फोरम ज्वाइन करें। इंडिया चाइना अलग डायरेक्शन में, इंडिया पाकिस्तान अलग डायरेक्शन में, इंडिया बांग्लादेश अलग डायरेक्शन में ऑल। ये जो 123 है थोड़ा छिपा हुआ है। ये बापा +40 जो है, ब्यूनस आयर्स प्लान ऑफ एक्शन फॉर प्रमोटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग टेक्निकल कोऑपरेशन अमंग डेवलपिंग कंट्री। लेकिन कॉमन सेंसिकल है कि ये साउथ साउथ कोऑपरेशन, मतलब जो डेवलपिंग कंट्री के आपस के बीच के कोऑपरेशन का, इसके बारे में यहाँ पढ़ लीजिए। ये तो बहुत आसान है मैच करना है, सब आप लोग जानते होंगे। एंटार्क्टिक ट्रीटी जो है 1959, पहला जो है इन्वायरमेंटल ट्रीटी एक तरह से थी। फिर फर्स्ट जो ह्यूमन इन्वायरमेंट पे स्टॉकहोम में होता है 1972 में, यहीं पे जो है यूएनईपी बनती है।
और इसी की 50वीं सालगिरह जो है 2022 में मनाई गई, जिसको कि स्टॉकहोम प्लस 50 कहा गया। बर्टलैंड कमीशन रिपोर्ट जो है उससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, अभी जो आपने कुछ क्वेश्चन पहले देखा, वो डेफिनेशन भी आया था 1987 में। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया, जो कि लास्ट या पहला और अंतिम प्रयास था कि लीगली बाइंडिंग फॉसिल फ्यूल को कम करने की जिम्मेदारी डेवलपिंग कंट्री को दी गई थी, जो बाद में डेवलपिंग कंट्री ने उसको एक तरीके से नकार दिया। और 2015 में जो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड हुआ, उसमें एनडीसी का कॉन्सेप्ट आ गया, जो वॉलंटरी है, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। तो आप इसको मैच कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन एकदम लड्डू क्वेश्चन है कि बेका जो है, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, किन दो कंट्री के बीच साइन हुई है। हम लोग सब जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, सब याद रखना है कि इंदिरा सीरीज ऑफ इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइज रसिया से किस साल शुरू हुआ। असल में टिक मार दिया है 2003। ये सब तो और डिफिकल्ट है कि हाउ मेनी समिट हैज बीन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन बाय दिसंबर 2020। एब्सर्ड। इसी तरह से ये भी जो है, इन विच ईयर द ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन बाउंड्री क्वेश्चन वाज सेट अप बिटवीन इंडिया एंड चाइना। बहुत ही अरबिट क्वेश्चन है। केवल ये जानिए कि 1988 में ऐसा क्यों हुआ था। क्योंकि राजीव गांधी जो है कई साल बाद, दशकों बाद जो है पहले प्रधानमंत्री बने, जो चाइना गए थे आफ्टर 1962 वॉर। तो दोनों कंट्री के रिलेशन काफी उससे जो है थोड़े ठंडे हुए थे, जो हॉट हो गया था वॉर के बाद। और फिर ये जो है ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप भी बनी थी। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन बिटवीन भूटान एंड इंडिया 1949 में साइन हुआ था। उसको 2007 में 50 साल होने पे लगभग फिर से जो है उसको 50 साल से ज्यादा हो गया, उसको रिन्यू किया गया। इसके बारे में कुछ पढ़ लीजिएगा। और नेपाल के साथ 1950 में जो था वो रिन्यू नहीं हुआ है, जहां तक मुझे पता है, पढ़ लीजिएगा। लेकिन भूटान ने रिन्यू किया। अब ये भी क्वेश्चन थोड़ा बिट, इसलिए मैंने सीधा टिक मार दिया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द कराची एग्रीमेंट रिलेटेड टू सीज फायर लाइन इन जम्मू एंड कश्मीर वाज साइंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ लीजिए इसको। 1949 में। इसी में एलओसी खींचा गया, इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जेएनके में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लेटो। अब यहां से काफी क्वेश्चन जो हैं, कुछ अच्छे और कुछ एब्सर्ड या कुछ अरबिट, डब्ल्यूपीटी पे हैं। ये क्वेश्चन बहुत छिपा हुआ है। ये कहता है फर्स्ट स्टेटमेंट प्लेटो के बारे में कि कैलीपोलिस इज द सेंटर ऑफ प्लेटोज पॉलिटिकल फिलोसफी एंड ऑफ रिपब्लिक इटसेल्फ। कैलीपोलिस, कैलीपोलिस, पोलिस मतलब सिटी स्टेट। कैलीपोलिस मींस द गुड और मैक्सिमली हैप्पी ह्यूमन कम्युनिटी। तो ये दोनों ही सही हैं। इसको याद भी कर लीजिए, कैलीपोलिस कहीं पूछा जा सकता है। यहाँ पे है 4 स्टेटमेंट जो जिसमें प्लेटो से एक रिलेटेड नहीं है। और वो क्या है? गोल्डन मीन का जो प्रिंसिपल है वो तो एरिस्टोटल से रिलेटेड है, तो उसको आप हटा दीजिए। तो वन, मिथ ऑफ मेटल ऑफ अर्थ बोर्न, मतलब ये क्या था? ये गोल्डन लाई था। जैसे कि हम लोगों के यहाँ भी गोल्डन लाई है ना, कि ब्रह्मा ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकला, एंड जंघाओं से भुजाओं से ब्ला ब्ला। उसी टाइप का उन्होंने भी कहा कि जो फिलोसफर किंग है उनका जो सोल है वो गोल्ड से कास्ट है, जो ऑक्सिलरी सोल्जर क्लास है उनका सिल्वर से, और जो प्रोड्यूसर क्लास है उनका ब्रॉन्ज से, या तो वो या कॉपर ब्रॉन्ज या ब्रास। तो ये जो है इस टाइप की बात जो है वो मिथ ऑफ मेटल एंड अर्थ बोर्न है। एंड एलिगोरी ऑफ केव तो आप जानते हैं, इनका बहुत फेमस एक दृष्टांत है कि फिलोसफर किंग जो हैं वो रोशनी प्राप्त कर लिए हैं, वो केव से निकल गए हैं, क्योंकि इंटेलिजिबल वर्ल्ड के नॉलेज में वो विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और जो सामान्य लोग हैं वो अभी भी कंदराओं में, गुफाओं जैसे नॉलेज की गुफाओं में, जहां सूरज की रोशनी के छाया में कुछ कुछ समझते हैं। और डिवाइडेड लाइन भी वही था कि एक इंटेलिजिबल वर्ल्ड वर्सेस विजिबल वर्ल्ड या वर्ल्ड ऑफ सेंसेस। तो इसको 2 को काट दीजिए तो 1, 3 एंड 1, 2 एंड 4। रीजनरेशन है, एरिस्टोटल इंसिस्ट दैट ए साइंस ऑफ एनी सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी टेलियोलॉजिकल। अभी आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन यहां मैंने लिखा भी है कि एरिस्टोटल का जो इथिकल फ्रेमवर्क है वो ज्यादा टेलियोलॉजिकल है। इसका मतलब क्या होता है? टेलियोलॉजिकल मतलब, टेलो मतलब एंड, मतलब जो एंड को फोकस करता है कि एंड क्या होना चाहिए। तो उनका कहना है कि अल्टीमेट जो ह्यूमन लाइफ का या सोशल अरेंजमेंट का जो एंड होना चाहिए वो यूडोमेनिया है, यूडोमेनिया है, मतलब हैप्पीनेस, फ्लरिशमेंट। और वो वर्चू से होना चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि उनका एंड पे फोकस ज्यादा है, इसलिए वो टेलियोलॉजिकल है। कांत की तरह डिओन्टोलॉजिकल नहीं। डिओन्टोलॉजिकल मतलब जो कि केवल जो मीन्स है, जो मीडियम है, उसके
वर्चू को फोकस करते, चाहे आउटकम कोई भी हो, और टेलियोलॉजिकल आउटकम पे फोकस करते हैं। Teleology is an ethical theory which considers certain moral duty as self-evident and absolutely binding irrespective of the consequence. इसको जस्ट आप उल्टा कर लीजिए, ये डियोन्टोलॉजी है। यदि डियोन्टोलॉजी यहां दे दीजिए तो ये डियोन्टोलॉजी को डिफाइन करता है कि जो जो मोरल ड्यूटी है हमारे काम करने का, या मीन्स या माध्यम, वो वर्चुअस होना चाहिए, चाहे कंसेक्वेंस कुछ भी हो। गांधी जी भी इसको फॉलो करते थे, कांत भी करते हैं, रॉल्स भी करते हैं। Which of the following statement regarding Aristotle is correct? For Aristotle, man is by nature a social and political animal. सही है, इसलिए उन्होंने इसको जू पॉलिटिकॉन कहा था, man is a political animal, तो दोनों सही है। Who among the following is the author of the work? यहाँ पे दे रेप लिखा है, ये बेसिकली इट इज द रिपब्लिक, मतलब दी रिपब्लिक। तो रिपब्लिकन, जो रोमन रिपब्लिकन पे इन्होंने लिखा है सिसरो ने, वो तो रोमन काल के ही थिंकर थे। थॉमस एक्विनास ने बहुत फेमस बुक लिखा है सुमा थियोलॉजी, और उसमें उन्होंने स्टेट को एक परफेक्ट कम्युनिटी बताया है। यही चीज तो हेगल भी कहते हैं, यही एरिस्टोटल भी कहते हैं। Who among the following thinkers has made this statement that a ruler must learn to be other than good? कौन कह सकता है मैकियावेली के अलावा ये कि गुड होना बैड है पॉलिटिक्स में? Hobbes described liberty as the absence of opposition in Leviathan. By opposition he meant man-made external constraint. यदि आपके मोशन पे, मोशन से ही सब कुछ, वो इमोशन को जोड़ते हैं, यदि उस पर कोई एक्सटर्नल कोई कंस्ट्रेन है तो आप फ्री नहीं हो। इसी को निगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट इसे बर्लिन ने कहा। इसीलिए बर्लिन के अनुसार हॉब्स वाज द फादर ऑफ द निगेटिव लिबर्टी कॉन्सेप्ट। इसे पढ़ लीजिएगा। Which of the following books of Thomas Hobbes has the another title, The Matter, Form and Power of a Commonwealth, Ecclesiastical and Civil? ये लंबा चौड़ा नाम लेवाइथन का है, और इट्स सच ए ब्यूटीफुल क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन, की ये कई जगह पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। दो स्टेटमेंट है, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जो लॉक की सेमिनल क्रिएशन है, एंड अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन वर पब्लिश सेम ईयर 1689। याद कर लीजिए, इसलिए इसको क्रोनोलॉजी में तो दे ही नहीं सकते हैं। द सेकेंड ट्रीटी ऑफ द टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट was a response to the version of divine right of king's theory developed by Robert Filmer। बिल्कुल सही है। इनफैक्ट इसी बुक में, सेकेंड ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में, इन्होंने हॉब्स का जो निगेटिव नेचर के ऑफ मैन का जो डिस्क्रिप्शन है उसको भी काटा था, तो इसलिए दोनों सही है। According to which of the following thinkers the institution of property was absent in the state of nature? लॉक तो ऐसा कह नहीं सकते हैं, क्योंकि राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी वो नेचर से लेके आते हैं, लेकिन हॉब्स एंड रूसो, क्योंकि दो तो डेफिनेटली सही होना है, तो आपको ये ऑप्शन ही बता रहा है कि 1 और 3 होगा। Who among the following thinkers considered freedom as a collective venture? रूसो, जनरल विल, यही तो है कि आप जनरल विल को फॉलो करते हैं तो आप मोरल फ्रीडम प्राप्त करते हैं। Which of the following idea of Jeremy Bentham is described by Michel Foucault, postmodernist, as the quintessence, मतलब जो उसको डिफाइन करता है, of the disciplinary apparatus of the bourgeoisie state, capitalist state? बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत स्टार क्वेश्चन है। फूको इस पे काफी काम करते हैं, इसको नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, उसको फॉर्म ऑफ पावर कहते हैं, कि कैसे जो मॉडर्न सोसाइटी है, खास करके कैपिटलिस्ट स्टेट और सोसाइटी, वो जो इंडिविजुअल होता है उसको कैसे जकड़ते हैं अपने पाश में। उसको एक सिटीजनशिप नंबर देंगे, आधार नंबर जैसे इंडिया में देंगे, स्टूडेंट को रोल नंबर देंगे, उसको एकदम नॉर्मलाइज करते हैं कि तुमको ऐसा बिहेव करना है, और वो आदमी फील करता है कि उसके ऊपर बोझ है एक्सपेक्टेशन का, स्टेट, सोसाइटी, परिवार के, उसको एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करना है, नहीं तो दंड मिलेगा। और इससे जो एक पावर का जो पूरा कैपिलरी टाइप की बनती है समाज में, हर जगह पावर दिखता है, इसको पावर ऑफ नॉर्मलाइजेशन उन्होंने बोला था। और जो उससे हट के होता है, डेविएंट होता है, उसको लोग धुतकारते हैं या जेल में डाल देते हैं, मारते हैं, उसको ऑस्ट्रिच करते हैं। तो इस बात को मिशेल फूको ने उठाया। अब जेरेमी बेंथम का जो एक कॉन्सेप्ट है पेनोप्टिकॉन का, पेनोप्टिकॉन क्या है कि उन्होंने कहा कि मतलब एक ऐसा आर्किटेक्चर होना चाहिए जैसे जेल में, कि वहां पे एक गार्ड यदि खड़ा रहे, मॉल में भी इसको अपनाया जाता है, तो वो पूरे जो है ना जेल के सब इनमेट के
रूम पे नजर रख सके, 4 गार्ड को खड़ा कर दो पूरे रूम को देख सके, लेकिन गार्ड उसको नहीं देख सके। तो वो भी नॉर्मलाइजेशन था, कैसे आप जो है सुपरवाइज करते हैं। अब आजकल जो है सीसीटीवी कैमरा जो है पैनोप्टिकन का काम करने लगा है, मतलब आपके हर एक्टिविटी को वॉच किया जा रहा है। मॉल में जो फुटफॉल होती है उसको वॉच किया जा रहा है, कौन किधर देख रहा है उसको वॉच किया जा रहा है। तो पैनोप्टिकॉन जो है जेरेमी बेंथम का, जो एक यूटिलिटेरियन थिंकर थे, उसको पढ़ लीजिएगा, और उसी को उन्होंने जो है ये कहा है। ये क्वेश्चन तो इतना अरबी है कि मैंने सीधा ठीक मार दिया। हु अमंग द फॉलोइंग बिलीव्स दैट वोटिंग इज ए पब्लिक ट्रस्ट व्हिच शुड बी परफॉर्म्ड अंडर द आईज एंड क्रिटिसिज्म ऑफ द पब्लिक। जेएस मिल, जबकि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को सपोर्ट नहीं करते हैं, याद रखिएगा। ही वाज ए रिलक्टेंट डेमोक्रेट, और वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सपोर्टर थे, और 1 वोट 1 वैल्यू को नहीं मानते थे। उनके अनुसार से जो पढ़े लिखे लोग हैं, एलीट हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, उनको ज्यादा उसके वोट की वैल्यू होनी चाहिए अनपढ़ लोगों से। Who among the following called the John Stuart Mill the saint of rationalism? ये भी अरबिट क्वेश्चन है। इसको कहने वाले विलियम ग्लैडस्टोन थे, जो कि एक स्टेट्समैन, ब्रिटिश स्टेटमैन और पॉलिटिशियन थे। क्यों उन्होंने कहा था, इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू हेगेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू स्टेट? ये सब बहुत आसान लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, और वो है यूनिवर्सल एल्ट्रुइज्म। जो यूनिवर्सल ईगोइज्म है, ये सिविल सोसाइटी के लिए उन्होंने कहा था कि दैट इज साइट ऑफ यूनिवर्सल ईगोइज्म। पर्टिकुलर अल्ट्रुइज्म जो है वो फैमिली में होता है। हु अमंग द फॉलोइंग कंसिडर सिविल सोसाइटी एज ए सिस्टम ऑफ नीड्स? अगेन जो हेगेल हैं वो इसको सिस्टम ऑफ नीड, यूनिवर्सल ईगोइज्म, डिफरेंसिया बिटवीन फैमिली एंड स्टेट, ये सब कहते हैं। ये भी पढ़ लीजिए। 148 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टी.एच. ग्रीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टी.एच. ग्रीन एक मोरलिस्ट, आइडियलिस्ट ब्रिटिश थिंकर थे, जो पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते थे। पॉजिटिव लिबरलिज्म का भी कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था कि स्टेट को अधिकार होना चाहिए कि वो आ, इस तरह से इंटरवीन करे, मतलब सोशल लाइफ में, जिससे कि इंडिविजुअल को राइट मिले, जिससे उसका मोरल डेवलपमेंट हो और कॉमन गुड बढ़े। सो टी.एच. ग्रीन इज ए पायनियर अमंग मॉडर्न लिबरल थिंकर हु एक्सेप्ट द निगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, नो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। तो ये गलत हो गया, तो ये तो सही होगा ही, क्योंकि इसमें क्या है कि दोनों गलत का कोई ऑप्शन नहीं है। आप गौर कीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा, ओनली 2 इज करेक्ट। अब पढ़ लीजिए। टी.एच. ग्रीन डिफाइंड फ्रीडम एज द एबिलिटी ऑफ पीपल टू मेक द मोस्ट एंड बेस्ट ऑफ देमसेल्व्स, मतलब मोरल डेवलपमेंट, आप अपने बेस्ट को लेकर के आते हैं। In which of the following works Karl Marx was denouncing the bureaucratic and all-powerful state, advising the proletariat to destroy it? तो ये तो एक बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, और ये 18th ब्रूमराय मतलब एक पीरियड होता है ऑफ लुई बोनापार्ट, फ्रांस से उन्होंने लिया था। इससे एक क्वेश्चन जो बहुत यूजीसी नेट में बहुत फेमस है कि कहाँ, किस कंट्री के रिवॉल्यूशन ट्रेडिशन से मार्क्स प्रभावित है, वो फ्रांस है। और इसमें उन्होंने जो कहा था आप देख सकते हैं। मार्क्स जो है ब्यूरोक्रेसी के बड़े ही समर्थक, मतलब प्रेजर भी माने जाते हैं कि बहुत इफिशियंट है, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि वो एक तरह का कमिटी है बोर्जोजी स्टेट का, जो कि प्रोलेटेरिएट को एक्सप्लॉइट करता है। Which of the following statement regarding Gramsci's civil society and political society is correct? इसमें बहुत आसान जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे यूजीसी नेट में पूछा गया है, और CUET-PG में, कि which thinker has differentiated between civil and political society? तो ग्राम्सची है। अब यहाँ पे उसके थोड़ा सेकंड लेवल क्वेश्चन है। तो उनका ये कहना था कि सिविल सोसाइटी, जो कि उनके अनुसार सुपर स्ट्रक्चर में रिसाइड करती है, वो कॉन्सेंट प्रोवाइड करता है, मतलब कल्चरल हेजेमनी, आइडियोलॉजिकल एपरेटस से, आइडियोलॉजी के थ्रू। और जो पॉलिटिकल सोसाइटी है, जिसमें स्टेट, उसके आर्मी, पुलिस, कोर्ट कचहरी आते हैं, वो जो है फोर्स के थ्रू। इसी दो बात को लुई अल्थुजर ने कहा था ISA एंड RSA वर्सेस RSA। जो सिविल सोसाइटी जो है आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस के थ्रू जो है हेजेमनी स्टैब्लिश करती है, और पॉलिटिकल सोसाइटी रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस के थ्रू। डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग। ये बहुत थकाने वाला एक्सरसाइज आपके लिए भी हो सकता है, कई लोगों के लिए शायद बहुत एंजॉयबल। और फिर से एक बार मैं आपको याद दिला रहा हूं, और आपको आह्वान भी कर रहा हूं, सजेस्ट भी कर रहा हूं, कि यदि आप बेस्ट वे में यूजीसी नेट दिसंबर साइकिल की, या असिस्टेंट प्रोफेसर सेट, या PhD एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं पॉल साइंस हेल्प की टेस्ट सीरीज एंड काउंसलिंग बैच, जो अभी जस्ट शुरू हुई है, जिसमें लेट से ज्वाइन करने पे कोई नुकसान ऐसा नहीं है। आपको कैचअप करना पड़ता है, क्योंकि सारे टेस्ट पेपर वहां पे लाइव आपको मिलते हैं, नॉट कि डेड हैं, लाइव आप उसको
खेल सकते हैं और आप अपने को कंपेयर भी कर सकते हैं। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं एट नॉमिनल कॉस्ट तो आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने नेम एंड टेलीग्राम मोबाइल नंबर के साथ यहाँ। और यदि आप गाइड जो कि बेस्ट रिसोर्स है यूजीसी नेट की लेना चाहते हैं तो उसकी पीडीएफ वर्जन जो है इंस्टा मोजो पे अवेलेबल है, लिंक यहाँ दी गई है, डिस्क्रिप्शन में भी है। और जो बेस्ट एमसीक्यू बैंक हो सकता है प्रैक्टिस के लिए वो किंडल वर्जन है जो अमेजन पे है। तो चलिए मिलेंगे एक और पेपर को लेके, देखते हैं आरपीएससी की या पीएचडी की या यूजीसी नेट की थीम वाइज, लेकिन जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए